तो अगले सत्र के लिए अभिनव, आप प्लीज अगले सत्र का मॉडरेशन अभिनव करेंगे। अभिनव, शांति भाई, मैं, ये हमारा सेशन है, सेशन 2, एम्प्लॉयमेंट, यूथ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। इसमें पॉलिटिकल क्लास के लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं और उन्हीं के कारण कोई भी चीज पॉजिटिविटी की तरह या हम कहें कोई नुकसान होता है तो उसके दोषी भी वही माने जाते हैं। हम लोगों की स्थिति ऐसी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डू एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डोंट डू। तो ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है किसी पॉलिटिशियन के लिए। तो इसमें सबसे युवा इस प्रदेश के नेता और शायद सबसे छोटी उम्र के और सबसे ज्यादा एक्टिव हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, आपको मैं इनवाइट करूंगा। सबसे पहले आप आइए। मैं युवा इसलिए बोल रहा हूं, युवा 20 साल, 18 साल, 22 साल से मत नापो या 60 साल से मत नापो। परसों ये रुद्रप्रयाग थे, कल ये गैरसैंण में थे, रात ये रामनगर पहुंचे और मेरी रेगुलर बात हो रही थी। मैंने कहा मैंने आपके चक्कर में आज 12 बजे का टाइम दिया, कह रहे क्यों परेशान हो? कल 12 बजे तुम्हारे पास होंगे, 12:30 बजे। ये सुबह सुबह रामनगर से चले, कैसे कितने बजे सोए होंगे, कितने बजे गैरसैंण से रामनगर पहुंचे होंगे, उससे पहले रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, परसों रात कर्णप्रयाग की गई रामलीला में उनको मैं देख रहा था। तो हरीश रावत जी के जैसा एक्टिव मूवमेंट इस प्रदेश में मुझे तो नहीं लगता, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से भी करते होंगे। तो हरीश रावत जी हमारे एक पैनलिस्ट हैं। दूसरे पैनलिस्ट हमारे विनोद चमोली जी हैं, जो अभी कहीं पे अटक गए, नगर निगम में कोई इशू हो गया, तो बीजेपी के एमएलए के रूप में मैं दूसरे पैनलिस्ट में किशोर उपाध्याय जी को बुलाऊंगा। ये विगत 4 वर्षों में ये पहली बार होगा हरीश रावत जी और किशोर उपाध्याय जी का मंच शेयर करना भी एक अपने आप में। वो देखो विनोद उनियाल जी कैसे उठ उठ के ताली बजा रही है। आप देखिए, हमारे पास तो विधायक आप ही हो ना, तो क्या करें हम? बीजेपी के हो, टीरी से हो, विधायक आप, कमल का फूल है आपका। और हमारे साथ क्योंकि विनोद चमोली जी आ गए हैं, आ गए विनोद चमोली जी आ गए। अच्छा हो गया, ठीक है, विनोद चमोली जी आ गए हैं। चलो चलो आप बैठ तो जाइए, बैठ तो जाइए, आप बैठ जाइए। विनोद चमोली जी हमारे बीच में आ गए हैं, इस शहर के 2 बार मेयर रहे हैं और मैं चाहूंगा अपने महिला वॉलंटियर से, कुड़ियाल जी से और इनसे कृपया उनको लेके आ गए विनोद चमोली जी को, और वो हमारे बीच में होंगे एज ए पैनलिस्ट। और हमारे बीच में क्योंकि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा पे, उत्तराखंड राज्य पे हम लोग बात कर रहे हैं और उत्तराखंड के विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। इस प्रदेश को बनाने के लिए श्रेय सब लेते हैं, कांग्रेस का भी श्रेय है, बीजेपी ने भी अपने टाइम पे काम किया है, अटल जी के समय प्रदेश बनाए। पर जिस पॉलिटिकल क्लास ने ये बात शुरू करी थी, यूकेडी, उनके बिना भी हम ये बात नहीं करेंगे। हमारे उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विनोद चमोली जी, आपका स्वागत है। हमारे शहर के 2 बार मेयर रहे और अब आप हमारे, आज सर बिल्कुल विनोद चमोली जी हमारे पैनलिस्ट हैं इसमें, हरीश रावत जी, विनोद चमोली जी, और यूकेडी के हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष, यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी, कृपया आप भी अपना मंच पे स्थान ग्रहण करें। शांति प्रसाद भट्ट जी, अपना एक बहुत बड़ा संघर्ष है इनका। आप यूकेडी की तरफ से पौड़ी लोकसभा का चुनाव, यमकेश्वर विधानसभा का चुनाव और तमाम यूकेडी की सारी जितनी भी नीति नियंता है, उसमें एक मुझे लगता है सबसे समझदार व्यक्ति, हम यूकेडी में सब लोगों को जानते हैं, हम काशी सिंह एरी जी से जानते हैं, टीरी के हमारे रतूड़ी जी थे। बाकी इनका सबको नाराज कर दोगे? नहीं, सबसे समझदार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नहीं बोल रहा था मैं। आप तो वही दिक्कत है ना, वो दूसरा हाथ नहीं आने देते आप। अमिताभ बच्चन से एक पिक्चर में पूछा जज साहब ने, वो बात हो रही थी कि बताओ वो रघु, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, रघु अमुक, उसकी हाइट कितनी होगी? तो बच्चन साहब ने कहा इतनी इतनी इतनी। तो दूसरा वकील बोलता है जज साहब वो तो मुर्गा है, ये आदमी गलत बोल रहा है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा भाई दूसरा हाथ तो आने दो, तो मेरा दूसरा हाथ तो आने दो। तो इसीलिए तो थोड़ा, तो आप, मेरे को लगता है हमें पहले का डिस्कशन शुरू करना चाहिए। सीट मेरी है, अगर आप कहेंगे तो बैठ जाऊंगा।
देखिए, राज्य की अवधारणा उत्तराखंड के 25 वर्ष, इस पे आज हम लोग चर्चा पे बैठे हैं। आप हरीश रावत जी तो खैर पहले आ गए थे, किशोर भाई ने तो दीप प्रज्वलन किया, शांति भाई ने, चमोली जी अभी जस्ट आए हैं किसी इशू से। राज्य की अवधारणा पे बात करने के लिए जब हमारे पैनल ने डिसाइड किया कि कौन कौन होगा, तो कांग्रेस से निर्विरोध और बिल्कुल यूनानिमस रूप से ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा संघर्ष आज भी कर रहे हैं और जिनका संघर्ष पूरे प्रदेश ने देखा है 40, 45, 50 वर्षों में। 1980 में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे अल्मोड़ा लोकसभा के एट द एज ऑफ 32, जब हम लोगों का कईयों का जन्म भी नहीं हुआ था समेत मेरे। 27-28 साल की उम्र में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे 1980 में। और अल्मोड़ा लोकसभा बहुत बड़ी लोकसभा है, आज के परिदृश्य में आप देखें तो उसमें कम से कम 14-15 विधानसभाएं उसमें आती हैं। उसके बाद हमारे बीच में इस प्रदेश के एक प्रमुख राज्य आंदोलनकारी के रूप में भी मैं इनको देखता हूं। खाली जयदीप सकलानी जी और जो हमारे राज्य आंदोलनकारी जयदीप नेगी जी, वो राज्य आंदोलनकारी तो हैं, पर केवल वो नहीं है, वो लोग भी हैं जिन्होंने इस राज्य की लड़ाई लड़ी। तो विनोद चमोली जी राज्य आंदोलनकारी के साथ साथ आप सबसे छोटी उम्र के नगर पालिका अध्यक्ष रहे देहरादून के, लगभग 27-28 साल की उम्र में, और ये 27-28 साल में एमपी बने। तो ये बहुत युवा लोग रहे, इन्होंने छोटी समय से पॉलिटिकल क्लास देखी है, किस तरीके से काम होता है। नगर पालिका का ये हॉल मेरे को पता है, स्कूल टाइम में मैं इस प्रोग्राम में आया था, कैसा होता था, और अब वो नगर निगम का हॉल कैसा है, और कई ऐसी चीजें हैं जिसके पीछे विनोद चमोली जी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव उसमें इनपुट है उसके सुधार के लिए। अब 2 बार इस शहर के मेयर भी रहे, और अब वो 2 बार इस शहर की धर्मपुर विधानसभा से माननीय विधायक हैं, और बीजेपी में एक अपना बहुत बड़ा उनका अपना एक कद है। उनके साथ हमारे साथ बैठे हैं हमारे अभी एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में थे, अब ये नेता के रूप में आगे, इनके रूप बहुत हैं, किशोर भाई इनका नाम भी किशोर है। तो इन्होंने जो ये राज्य की अवधारणा पे हम 25 वर्षों पे चिंतन कर रहे हैं, उसकी जो एक बेसिक ब्रेन इनपुट जो मेरे पे आया था, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किशोर भाई ने, आप जब नगर पालिका के अध्यक्ष थे, मेयर थे आप, तो वहां पे जो आपके हॉल में हाँ इन्होंने निःशुल्क दिया, तो वो विमर्श, उत्तराखंड विमर्श जो हुआ था राज्य के 17-18 साल बनने पे, उसके बाद वो अवधारणा हमारे में है कि 25 साल हो गए। सेलिब्रेशंस की तो गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम ये मना रहे हैं, अभी अनूप भाई को भी मैं देख रहा था, हमारा भी उस पर कुछ है कि हम कॉमेडियंस ला रहे हैं। तो पर क्या खोया क्या पाया पे कोई चर्चा अभी तक हुई नहीं है, तो उस पर हमने करी। और अच्छा, हमारे चर्चा में जयदीप भाई जैसे लोग भी हैं जो लड़के अपनी बात अपना रख रहे हैं और पॉलिटिकल क्लास पे एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो राज्य क्यों बना, कैसे बना, इस राज्य ने क्या दिशा ली, विगत 25 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया, और क्योंकि आप लोग हमारे बीच में हैं, आप एक वो लोग हैं जो इस प्रदेश को दिशा और दशा देने की शक्ति रखते हैं, अपनी कलम से, अपनी सोच से, अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने गतिविधियों से। तो आप लोग इस प्रदेश के लिए आगे किस तरीके से हम आगे जाएं और आगे क्या काम करें और क्या है, उस पर परिचर्चा है। और इस परिचर्चा में, क्योंकि ये एक टाइम बाउंड भी एक ये हमारा कार्यक्रम है, एक हमारे गेस्ट को 10 से 12 मिनट, सर आपके पास इसमें चलिए 15 मिनट, हरीश रावत जी ने बड़ा वेट भी किया है, तो आपको 15 मिनट, क्योंकि हमारे पास मेन स्पीकर इसमें सबके रहेंगे। तो मैं इस समय स्टार्ट करूंगा विनोद चमोली जी से, क्योंकि आपकी पार्टी स्टार्ट करिए आप। यूकेडी से, ठीक है, मैं स्टार्ट, ठीक है, हरीश रावत जी इनके लिए तालियां बजाइए। कोई होता हो कहता है स्टार्ट मेरे से करिए, हरीश रावत जी ने कहा ना हमसे करो, ना बीजेपी से करो, यूकेडी से करो। तो इससे यह है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं हमारे सबके आपस में, हमारे मनभेद नहीं है। और शांति प्रसाद भट्ट जी अपने आप में हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं। तो यूकेडी से मेरे कुछ सवाल हैं शांति भाई। सबसे पहला सवाल यह है कि यूकेडी का मूल स्थानीय दर्शन और विकेंद्रीकरण के खिलाफ रहा है, और आज खुद इतना विघटनकारी यूकेडी या एक बात, एक सुझाव, आपने उनके ऊपर इतना बड़ा सवाल लाद दिया, उसके लिए आप उनको दे रहे हैं 15 मिनट। तो सवाल
बजाय जो है लोडेड ऐसे सवाल मॉडरेटर करे, आप इवॉल्व करने दीजिए डिस्कशन को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक स्टार्ट के लिए है, तो एक यूकेडी पहाड़ के विकास के लिए क्या सोचता है, या आपको लगता है केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण पहाड़ के लिए अच्छा है या बुरा है? आपका एजेंडा राजधानी गैरसैंण या स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए क्या है? और महिला, युवा और छोटे किसान, यूकेडी का क्या है इस पे एक अपना विजन, मैं कहूंगा एक विजन प्लान क्या है? और 10 से 15 मिनट मुझे लगता है आपके लिए इन सब सवालों में कोई बात होगी, हमारे बीच में और भी परिचर्चा पेश पे हम करेंगे, तो आप प्लीज। शांति भाई। धन्यवाद अभिनव भाई, आपने ऐसी जगह पर मुझे मंच शेयर करने के लिए कहा है कि यदि यहां पर बैठे प्रबुद्ध व्यक्तित्व इस बात को समझ गए तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश आगे निकलने वाला है। मेरे बगल में सम्मानित मुख्यमंत्री पूर्व हरीश रावत जी बैठे हैं। मेरी बातों को कोड करना, ध्यान से सुनना, मेरे आदर्श भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं। बगल में राज्य आंदोलन से निकले हुए भाई विनोद भाई बैठे हैं, विधायक भी हैं, हमारे साथ के संघर्ष के हैं, और उत्तराखंड आंदोलन से लेकर राजनीति की कड़ी के रूप में मेरे बगल में मेरे बड़े भाई किशोर भाई भी बैठे हैं। सठियाने की उम्र में मैं भी आ चुका हूं, 59 का हो चुका हूं, तो इतना हल्का मैं भी नहीं हूं। मगर चिंता इस विषय की है कि इन 25 वर्षों में मेरे बगल में बैठे वो दिग्गज लोग जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने में संघर्ष किया, चलाते हुए संघर्ष किया, मगर बुनियादी सवाल वहीं के वहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर इस क्यों के सवाल का आप मुझसे उत्तर चाहते हो तो बड़ा सिंपल सरल तरीका है। मैं हरीश रावत जी से क्यों प्रभावित हूं? आप कहोगे तुम तो क्षेत्रीय सोच के व्यक्ति हो। मेरी बात पर मोहर लगाई अभी अभिनव ने कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो राज्य का मालिक बनकर बैठा रहा, चुनाव हार गया और अगले दिन फिर जनसभा के बीच में बैठा है, और अभी यहां आने से पहले जो इनकी यात्रा बताई जा रही है, इस उम्र में बता दीजिए कितने नेता घूम रहे? ये जो जिद्दीपन है अपने राज्य और अपने समाज के लिए काम करने के लिए, अपने पार्टी के लिए काम करने के लिए, ये मुझे प्रेरित करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हरीश रावत जी से बहुत प्रेरित हूं तो मैं कांग्रेसी हो जाऊंगा। मैं क्षेत्रीय सोच का व्यक्ति हूं। मेरा यह मानना है, अभी मेरे से पहले पूर्व में जो पैनलिस्ट बैठा था, रटी रटाई बातें हो रही है कि जंगल में अधिकार नहीं है, हरी भाई कह रहे हैं कि पानी नहीं है तो दुनिया को मुसीबत हो जाएगी, हम हवा दे रहे हैं, मगर इस जंगल को बचाने का जो हमारी परंपरागत स्रोत थे उससे हमें दूर कर दिया इन 25 सालों में। मेरा पानी में अधिकार नहीं है, मेरा जंगल में अधिकार नहीं है, और अगर किसी को जरूरत है तो खारा स्रोत में शराब का ठेका खोलना है, वन आच्छादित क्षेत्र में बिना एनओसी के सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां खारा स्रोत में ठेका खुल जा रहा है। फिर कोई सरकार, कोई विपक्ष कुछ नहीं है, हम बोल रहे मुकदमे हैं। हमारे ही पानी में हमारा अधिकार छीन के बांध तो तुम बना दे रहे हो, मगर टीवी के विस्थापितों की जमीनें छीन गई, वो बेजमीन हो गए देहरादून के अंदर, उनकी संस्कृति को बचाने की बात आती है तो कोई नहीं। तीसरा, यहां जितने बैठे हैं मुझे एक आदमी बता दीजिए कि आपके विचारों पर कौन सी सरकार आज तक चली है? यदि चली है मैं चरण स्पर्श कर लूंगा सबके सामने, नाक रगड़ लूंगा। अरे भाई, हम यहां चर्चा कर रहे हैं मगर सत्ता में बैठे सत्ताधीश तो कमीशन पे बात कर रहे हैं। अगर नहीं है तो 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूबने के बाद अगर इस राज्य की यह परिकल्पना थी कि राज्य के आंदोलनकारी परिवारों को आज अपने इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं मानता ये उत्तराखंड मेरे सपनों का उत्तराखंड है। अगर आज भी हम अपने जल जंगल जमीन से दूर हो रहे हैं तो मुझे लगता है हमारी शहादतें बेकार हैं। मेरी पीड़ा इसलिए, मैं इसलिए क्षेत्रीय दल के साथ खड़ा हूं, ना बने विधायक मगर अपनी आवाज में अगर स्थिरता पैदा कर दी तो मरी हुई लाश बनने से बढ़िया है सीने को चौड़ा करके बोलते रहो,
बाकी जीवन में भगत सिंह भी रहे, इंद्रमणि बडोनी भी रहे, कहां दिक्कत आ रही है? इसलिए मेरे सवाल हैं, गांव में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 25 साल में मुझे बता दीजिए कोई कानून ऐसा बना हो कि जंगल की सुरक्षा, गांव की सुरक्षा के लिए कोई ग्राम प्रहरी हो जो रात को कम से कम जंगली जानवरों से बचा ले। हमारे खेत से किसान दूर हो गया इसलिए कि 4 बजे के बाद ऐसे ट्रेंड बाघ गांव में आ गए। मान्यवर, आप तो रोज देखते हो इस चीज को, मैं आपको क्या आईना दिखाऊंगा? ट्रेंड बाघ नहीं, घर में भालू आ रहा। मैं परसों बोरगांव में था, रात को 11 बजे में ऊपर चढ़ा तो खड़बड़ 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 हो रही थी, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो सुबह गांव में एक पड़ोसी ने मुझे बोला, कितने साहसी हो तुम, वहां बंगल जो भालू जो है अमरूद खा रहा था और आप भालू के बगल से आ गए। मैंने कहा अगर पता लगता तो मैं पूरे 15 फुट से छलांग मार के भागता। यह स्थिति गांव की हो चुकी है। अब ऐसे में ना तो सरकारें जंगली जानवर से निजात दिला रही, ना किसान को खेत से जोड़ने के लिए कोई योजना बना पा रही। गांव पलायन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पलायन विकास के लिए बहुत जरूरी है। शांति प्रसाद भट्ट शिक्षा के लिए कर रहा है, सामाजिक जीवन चेतना के लिए कर रहा है, अच्छी बात है। मगर मैं 5000 की नौकरी के लिए दिल्ली पलायन कर रहा हूं तो काहे की सरकार उत्तराखंड में? उत्तराखंड में 64 लाख लोगों का राज्य था, गीत थे हमारे, 64 लाख कंठ से निकली आज ये ईश्वर धारा है, ये उत्तराखंड हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। आपने उनको 84 लाख थोप दिए। जो हमको चाहते नहीं थे उनको भी आपने जोड़ दिया। हमने कहा वो भी हमारे हैं, मगर आज 1 करोड़ 35 लाख हो गए। आप सोचिए, जिस बाप को 2 बच्चे नहीं पाल पा रहा उसके बाप के पास 15 बच्चे और दे दो कि इन्हें भी पाल, और उसके पास आमदनी का कोई स्रोत ना हो तो वो क्या करेगा? उसके परिणाम ये हो रहे, मेरे पास 10 नाली जमीन है, वो एक ठेकेदार आ रहा दलाल सरकार से मिला हुआ, पटवारी और प्रधान उसके साथ मिल गया। मैं बंबई में नौकरी कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं मेरी जमीन पटवारी ने पता नहीं किसको शांति प्रसाद भट्ट बना के अंगूठे लगाए, जमीन बिक गई। अब मैं लौट कर आया हूं गांव में। मान्यवर, मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप 27वें मालिक हो, फिर अगर आप हो और आपका दर्द हो तो उत्तराखंड के अंदर वो तमाम अधिकारी पटवारी जेल चले जाएंगे यदि जो बात मैं कह रहा हूं इस पर अमल करें। अब अंगूठे लगाए, मेरी जमीन बिक गई। अब मैं लौट के आया तो मेरे को गांव में मेरा इताऊ कह रहा, अरे लाटा 4 को मर जाता, अभी 2 दिन नहीं हुए, 3 फुट जमीन बेचा। अब मैं कह रहा नहीं मैंने तो नहीं बेची। उसने कहा अरे कैसी बात कर रहा है, उसमें तो सामने किसी और ने कब्जा कर लिया। अब मैं लड़ रहा हूं। शांति भाई, ये भी हो रहा है जी, बॉम्बे में बैठा हुआ भाई, हाँ, क्योंकि उसको आना नहीं है लौट, हाँ, उसको एक दिन लाया जा रहा है जी, वो मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं उसी बात पर, किस जमीन को कर दे रहे हैं भाइयों की पता नहीं चल रहा है। मैं वही पता चला वो आकर के जो है वो मैं सर मैं आपकी बात पे ही आगे बढ़ रहा था। तो अब बताइए, मैं अपने बच्चे पालने के लिए मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी जमीन बचाऊं या प्राइवेट नौकरी करके अपने बच्चे पालूं? मैं मजबूर हूं, और फिर बाद में फिर वही सरकारी सिस्टम इतना मजबूर कर देता है कि मेरी जो फ्री की जमीन बिकी हुई उसमें बीच में एक पटवारी दलाल बनता है, वो मेरे हाथ में 10-5 लाख रुपए पकड़ाता है और मैं इति करके चला गया। शांति भाई, ये प्रॉब्लम्स हैं सर। सोल्यूशन देखिए, अगर मैं प्रॉब्लम अरे पहली बार तो मौका मिला, नहीं तो हरीश रावत जी आ रहे हमारे हाथ, हम तो आ रहे आपके हाथ। भाई आपने बैठा दिया। मेरा दर्द है, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से नेता के रूप में नहीं बैठा हूं, मैं वो दर्द बता रहा हूं उस पहाड़ी का जो बेचारा दोनों तरफ से पिस रहा है। ना उसकी सरकार सुन रही है, ना उसका अपना कोई उत्तराखंड में है। और आज स्थिति ये हो गई, 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा यहां की जनसंख्या हो गई, और पर्वतीय 10 जनपद में 48 लाख लोग पर्वतीय मूल में रह रहे हैं, और उसमें से भी 12-14 लाख वो है जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं, 64 लाख से हम कैसे रह गए 32-33 लाख में? मैं देहरादून के अंदर रहने वाले पर्वतीय मूल के व्यक्ति को उस एंगल से नहीं देख रहा हूं। शांति प्रसाद भट्ट सक्षम है तो मैं देहरादून में स्टेबल हूं, मगर मेरा भाई जो गांव में रह रहा है, मैं उसको मूल मानता हूं। मैं उसके अधिकारों को संरक्षित करने की बात कर रहा हूं। जंगल से आपको दूर कर दिया, पानी आपका अधिकार नहीं है, हर चीज से आपको दूर कर दिया। घर घर शराब, हर घर शराब की नीति बड़ी प्यारी है। गांव में पानी नहीं मिल रहा, मैं पानी दुनिया को दे रहा हूं, मगर मेरे घर में शराब आजकल होम डिलीवरी चल रही है, और हालात इतने खराब हैं
कि आप देख लीजिए खारा स्रोत में रात को लठ बजा और 12 बजे फिर ठेका खोल दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, सवाल ये मेरे अपने ही हैं, हमसे बाहर के नहीं है। मेरा कहने का मतलब है यार, जिस चीज के लिए राज्य मांगा गया है उसमें है क्या। अभी हम पर आरोप लगते हैं कि ये तो पहाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे। अरे भाई, गुरुकुल नारसन का भी तो पहाड़ी है। मेरे पास तो 50 नाली जमीन है, उसकी कीमत चलो कुछ भी नहीं होगी, मगर कभी गुरुकुल नारसन के मान्यवर, गुरुकुल नारसन का जो 50 बीघे का किसान था, वो बेचारा 5000 की नौकरी के लिए मजबूर हो गया, उसकी जमीन ही बिक गई। मुस्लिम समुदाय का ठप्पा लगता है कांग्रेस में, मगर चिंता हमारी है। सहसपुर में जितने मुस्लिम परिवारों की जमीन थी, इन 25 सालों में 95% जमीन उनकी जो है बिक चुकी है। कल एनआरसी हो जाएगी, जो उसके बाद पता लगा वो तो यहां की भी नहीं है। ऐसी पहाड़ों में, मेरा कहने का मतलब है, देखिए जीना सबने एक समय पर जाना है, निश्चित मौत है। किसी को 3.5 क्विंटल लकड़ी मिलेगी, किसी को धराली वाली आपदा में नीचे जमीन मिलेगी, लकड़ी भी नहीं मिलेगी, यह सत्य है। मगर जिस भूमि में आपने जन्म लिया है, वो चाहे किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, मैं नहीं मानता, मैं ना जात मानता ना धर्म मानता। मेरा यह मानना है कि कम से कम मानव कल्याण के लिए नीतियां तो ऐसी बने कि गांव का अंतिम व्यक्ति यह महसूस करे कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरे विकास के लिए लड़ रहा है। आप कहीं चले जाइए, विधायक पे चले जाओ, पार्षद पे चले जाओ, सांसद पे चले जाओ, चिट्ठी ऐसे पकड़ते हैं जैसे बताओ कितना बड़ा एहसान है, ये लिया इधर फेंक दिया। आरटीआई लगाकर जब पूछो कि मेरे दी हुई चिट्ठी पर क्या अमल हुआ, तो जवाब मिलता है कि सूचना शून्य है। शांति भाई, थोड़ा सा हम ऑलरेडी ओवर टाइम। एंड कर दूं? हाँ, एंड करो, कंक्लूड करो। अब एंड मत करो, कंक्लूड करो। हाँ, मुझे रोक चाहिए। अब सवाल यह है अंत में, सत्ताएं किसी को भी मिले, यदि मौलिक अधिकार मानव के सत्ताएं नीतिगत फैसलों के साथ बहाल करती है। मुझे तिवारी जी की एक बात याद आती है। मैं माननीय काशी सिंह हेरू जी के साथ में उनसे मिलने गया था, तो एक स्कूल की बात आई थी। मैं कोड इसलिए कर रहा हूं कि वो पुट मुझे हरीश रावत जी पे भी दिखता है, कर भले ना पाए हो, मगर मुझे दिखता है वो चीज, कहते जरूर है मंचों पे। एक स्कूल में बच्चे कम थे, तो तिवारी जी ने एक बात कही थी, एक बच्चे पे 2 आंगनवाड़ी, 1 कंपाउंडर और 2 शिक्षक होने चाहिए। सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि गांव में बच्चों को शिक्षा ना दे सके। एक बच्चे पे स्कूल खुलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा कांग्रेस की, मैं नीति की बात कर रहा हूं। राइट टू एजुकेशन के तहत सबसे ज्यादा स्कूल जो खुले वो तिवारी जी के टाइम पे खुले, और भाजपा जी के टाइम पे सबसे ज्यादा स्कूल बंद हो रहे। मेरा कहने का मतलब है, बात को खत्म कर रहा हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं राज्य आंदोलन से निकले हुए हैं या उनके बच्चे हैं, सबका एक मकसद है, अपने राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना। यदि आप एक मत होकर इस मंच पर सब बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और राज्य आंदोलन की तर्ज पर यदि एक होकर जब हम राज्य बना सकते हैं, इस गुलदस्ते को सुंदर बना सकते हैं, तो इसको बचाने के लिए सही लोगों को सत्ता के नजदीक बैठाएं। मेरा मानना है समाधान हो जाएगा, वरना गांव खाली हैं, शहरीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है। जो ताकतवर होगा वो सरवाइव करेगा, गरीब यहां से लात मार के आगे, उससे आगे वो कहां जाएगा ये ईश्वर जाने। मगर उत्तराखंड इन 25 वर्षों में करा रहा है। यहां रजत जयंती मनाई जा रही है, मेरी समझ में नहीं आता, अंकिता हत्याकांड के लिए मनाई जा रही है, नौजवान बच्चों के रोजगार बेचने के लिए मनाई जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब है इस खुशी में मनाई जा रही है, या पहाड़ियों को पलायन के लिए मजबूर करने के लिए जो सफलताएं सत्ताओं ने पाई है उसकी खुशी में रजत जयंती मनाई जा रही है। मैं मानता हूं कि इन 25 सालों में जो दुर्दशा इस राज्य की हुई है, उसी पर एक नौजवान लड़का अभिनव यदि रजत जयंती से ठीक पहले चिंतन मंथन कराता है और शीर्ष नेताओं को साथ में बैठाकर, ये इसकी मैं सफलता मानता हूं। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में सब ठीक हो। इसी आशा के साथ सभी को मेरा साधुवाद, नमस्कार। धन्यवाद शांति भाई। शांति भाई ने माइग्रेशन पे और पॉलिसी ड्रिवन सॉल्यूशन पे यूकेडी की तरफ से अपनी बात रखी, व्यथाएं भी रखी, पिछले 25 साल में हमने क्या खोया, अंकिता हत्याकांड से लेकर अभी एक हमारा भाई मुनि की रेती में
खारासोत में आप बता रहे हैं रात को शराब हुआ, पुलिस ने लट बजाया और सुबह शराब की दुकान खुल गई और लोग लगे हैं वहां पे, हमारे साथी लगे हैं, उसको 2 बार वो सील कर दिया पब्लिक ने, फिर बढ़ रहा है आगे। मैं यूकेडी के बाद इस प्रदेश की जो सत्ता में पार्टी है और हमारे बीच में उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे बीच में 2 बार के विधायक, 2 बार के मेयर, 1 बार के नगरपालिका अध्यक्ष, और जिन्होंने हर किस्म का, चाहे नगरपालिका हो या म्यूनिसिपल बॉडी की सबसे बड़ी बॉडी हो, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम हो या विधानसभा हो, हर प्रकार की बॉडी को आपने रिप्रेजेंट किया है, आपने देखा है। एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, एज ए लेजिस्लेचर आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे और जो आज आपकी पार्टी सत्ता में है, तो सबसे ज्यादा सवाल निश्चित तौर पे आपके ऊपर आएंगे और उन्होंने भी कुछ कड़वे बोले, उससे थोड़ा कड़वे हम। अच्छा ऐसे, ठीक है, अब सत्ता के आप हैं, हाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जवाब तभी को देने, ये कोई सत्ता और विपक्ष नहीं, अगर ये सवाल उत्तराखंड, अगर एज ए विनोद चमोली बोलते तो मैं तभी बोल सकता हूँ। एज ए विनोद चमोली तो है ही, बट हम आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यूथ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, चलो हरीश रावत जी से, हाँ हरीश रावत जी से फिर ठीक है। तो हरीश रावत जी से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हाँ क्वेश्चन बोलिए ना पहले, जब आपका क्वेश्चन आएगा तब, हाँ क्वेश्चन हम इंटरेक्टिव आपका क्वेश्चन लेंगे, 2 लोगों के हम क्वेश्चन भी लेंगे, कोई भी आप जो हमारे पैनल के अलावा कोई भी लोग क्वेश्चन देना चाहें, 2 लोगों में मेहंदी रत्ता जी का एक। तो सबसे पहले यूकेडी ने बोला, अब इसके बाद मैं समय व्यर्थ न करते हुए, इस प्रदेश में 1980 से लोकसभा के सांसद रहे, 3 बार, पहले अल्मोड़ा लोकसभा आपने रिप्रेजेंट करी, फिर हरिद्वार लोकसभा आपने रिप्रेजेंट करी, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, धारचूला जैसी सबसे दूरस्थ विधानसभा से आप विधायक रहे, आपको लेजिस्लेचर का जितना बड़ा अनुभव है शायद ही किसी को हो, चाहे आप ब्लॉक प्रमुख से लेके और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके और केंद्र में आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे। इस उत्तराखंड के पास बहुगुणा जी, नारायण दत्त तिवारी, एच एन बहुगुणा जी, नारायण दत्त तिवारी जी और मुरली मनोहर जोशी जी भले स्टेट के रहे बट वो रिप्रेजेंट बाहर से करते थे, बट जो यहाँ के रिप्रेजेंट करने वाले रहे ये 3, इसके अलावा निशंक जी और आप, गिनती के 5-6 लोग ऐसे होंगे जो उस पद पे पहुंचे हैं जहां पे आप रहे। आप सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, भारत के प्रधानमंत्री के पद को छोड़ के लगभग कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर हरीश रावत जी बैठे नहीं हो। तो हरीश रावत जी आज हमारे बीच में है, तो उनसे मेरे प्रश्न उनसे आज इस सत्र के संचालन के रूप में है कि ये प्रदेश में जब आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी वो तो कभी भी मिल सकता है, जब आप साथ हो तो क्या दिक्कत है, जब आप साथ में हो तो हो जाएगा। तो हरीश रावत जी से मेरा प्रश्न है कि जब आप मुख्यमंत्री रहे, जब कांग्रेस की सरकार रही, आपने बहुत सारी नीतियां लाई, बट आपको क्या लगता है कि अब किस कारण से सरकार की मिसमैनेजमेंट कहें या हम ब्यूरोक्रेसी का वो कहें, लास्ट माइल इंप्लीमेंटेशन हम कई चीजों का कर नहीं पाए। आज हम कई चीजों का उसमें फर्क देखते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, खुदा झंडोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे नारा हम करते थे और 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए किलो जो मोटा अनाज होता था वो आज 60 रुपए 55 रुपए 70 रुपए बिक रहा है, तो हमारे किसानों को भी उससे लाभ हो रहा है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात आई, आप उससे मिले थे, डोभाल जी हमारे बीच में थे, डोभाल जी ने कहा कि लो ड्रिवन इनपुट हो और हाई आउटपुट हो। इस पे हमारे पे कई एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक हमारे यहाँ बादशाही थॉल के आसपास, चंबा के आसपास किशोर भाई ने, हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि यहाँ पे एक फ्लावर वैली डेवलप हो, बिकॉज ये एयरपोर्ट से ज्यादा लॉजिस्टिकली दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे में हो जाता है। यहाँ पे हम अनेक प्रकार के फूल उगा सकते थे, वो सब कर सकते, वो सारी चीजें आज गौण हो गई। आप भी गए 8 साल 9 साल बीजेपी की गवर्नमेंट को भी हो गया। ये सारी चीजें किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, स्टेट को हम कहां ले जाएंगे और 25 साल में क्या खोया क्या पाया,
इस पर भी थोड़ा सा आप बताएं, हमने खोया क्या है, वो भी आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप कई पदों पर रहे, मुख्यमंत्री भी रहे 3 साल लगभग, और केदारनाथ आपदा के बाद आपने इस प्रदेश को संभाला जब कठिन परिस्थितियां थी। तो उन सब पे आप जब बोलेंगे उसके बाद फिर हम विनोद चमोली जी पे ऐसा बीजेपी पे हम जाएंगे। अभिनव जी और मेरे सभी सहयोगी को पैनलिस्ट और यहाँ पर बहुत डिस्टिंग्विश्ड, बहुत अनुभवी, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया है और आज भी निरंतर अपनी अपनी दिशाओं में प्रयत्नशील उत्तराखंडी है, तो वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर्वप्रथम, क्योंकि ये संगोष्ठी राज्य के 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में की जा रही है, तो उसके लिए मैं आप सबको इस रजत जयंती वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और गोष्ठी के विषय चयन के लिए और इस गोष्ठी के संचालन के तरीके के लिए मैं अभिनव जी को भी बहुत बधाई देता हूं। और ये मॉडरेटर दोनों हूं, पहले अनूप भाई और अब अभिनव खुद। बहुत कुछ प्रश्न भी उठा रहे हैं, क्या समाधान है उसको भी बता रहे हैं। मैं चाहता तो था विनोद जी और किशोर जी के बात बोलूं, मगर उन्होंने, क्योंकि सत्ता के ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं और मुझे अच्छा लगा एक चैलेंजर जो है कि विनोद चमोली जी ने सत्ता के ऊपर आ रहे सब जवाबों का जवाब देने का चुनौती स्वीकार की। और वो भी जहां जितने सवाल शांति जी ने नहीं किए या मैं नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा ही नहीं, उससे ज्यादा सवाल इधर की तरफ खड़े हैं जो सामने की तरफ हैं। तो ये, इसके लिए मैं इनके साहस को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इनके सहयोगी भले ही इनको कम तर आंके हैं, लेकिन मैंने हमेशा इनको बहुत हाई ग्रेड में लिया है, बहुत हाई सम्मान किया। इनके सहयोगी उनको कम तरह, आपने ऐसा कैसे कह दिया, पहले ये बताइए। हम तो कहीं कोई नहीं मानते। सुनो, हमारे हाथ में हो तो हम आपको बनाने के अभिनय मंत्री यहाँ पे चल रहे हो। देखो, मेरे अगर हाथ में हो तो मैं तो सकलाना पर से जयदीप भाई को बना दूं। मैंने कुछ कहा नहीं, बाकी है बाद में देखा जाएगा। किशोर जी ने सवाल भी खड़ा कर दिया और उधर से उत्तर भी आ गया। देखिए, आपके उसमें सिफारिश की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी आपकी बात मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मानते हैं अपोजिशन। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। आप जो है मुख्यमंत्री जी की और कोई योग्यता आपको नजर आई हो ना आई हो, आपको ये योग्यता तो नजर आएगी, कम से कम हमारी बात मान लेते हैं, उसके लिए आपकी भी जो है, 4 साल बाद आप एक मंच पे बैठे हैं और 40-45 साल का रिश्ता रहा है, तो वो तो मेरे को लगता है कि वो बीच में चलता रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यदि मेरी बात के बाद कोई लड्डू इधर की तरफ को चल करके आ रहा हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक दूसरा लड्डू जो है किशोर जी की तरफ भी चल करके आए, क्योंकि इन्होंने ऐसी बात कह दी उसके बाद कि मुख्यमंत्री मेरी राय की कदर करते हों, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, यदि ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ मैं ऊपर देख रहा था, क्या खोया क्या पाया करके। खोया शब्द जरा सा क्या छूटा, ये इस शब्द को जरा सा हमको रिकॉइन करना पड़ेगा। और मगर एक बात के संदर्भ में ये खोया शब्द सार्थक होता दिखाई देता है, वो है हमारी मिट्टी बिक रही है। यदि मिट्टी बिक जाएगी तो मिट्टी नहीं होगी तो परिवेश नहीं होगा, परिवेश नहीं होगा तो संस्कृति नहीं होगी। तो आज जिस तरीके से मिट्टी बिक रही है, यदि खो रहे हैं हम कुछ जो है तो मिट्टी को खो रहे हैं, क्योंकि जब तक मिट्टी थी तब तक लोगों में संघर्ष की शक्ति भी थी, और उसी संघर्ष की शक्ति ने इस राज्य का निर्माण किया। जो कुछ शांति जी ने कहा, मैं उनके सवालों को भी और उन सवालों के साथ जुड़े हुए दर्द के साथ भी अपने आप को जोड़ता हूं। और मैं उनके सवाल को केवल आज की सत्ता के साथ नहीं जोड़ता हूं, मैं उनके सवाल को जो भी सत्ता में रहे मैं सबके साथ जोड़ता हूं। जहां तक पाया का सवाल है, तो यदि मैं उस बात का उल्लेख नहीं करूंगा तो ये होगा कि मैं आज की सत्ता के साथ न्याय कर रहा हूं। नहीं, इन 25 सालों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, उनकी सोच के साथ, उनकी मेहनत के साथ भी वो अन्याय होगा। और यदि हम अब आज के दिन हमारे राज्य औसत के हिसाब से लें तो अभी स्कूलों का जिक्र आया था, शांति जी ने जिक्र किया। सर्वाधिक स्कूल, जनसंख्या के घनत्व या क्षेत्रफल के घनत्व को भी देख लीजिए, सर्वाधिक ITI, सर्वाधिक पॉलिटेक्निक, यहां तक कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और आज तो स्थिति यह है, यदि कहीं हमने स्वीकृत किया था अपने कार्यकाल में 6ठा मेडिकल कॉलेज कोटद्वार वाला, यदि वो भी अस्तित्व में आ रहा होता तो जो है सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस भी होते, सरकारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस सब ये। लेकिन हम कम कहां पर रह रहे हैं, हम जिन संस्थाओं से हमको एक परिमार्जित रिफाइंड मानव शक्ति पैदा करनी थी, हम उम्मीद ये करते थे कि हम ऐसी मानव शक्ति, जिन लोगों ने संस्थाएं बनाई होंगी, उन्होंने केवल यही नहीं सोचा कि हम केवल अपने लोगों को शिक्षित करेंगे। उन्होंने सोचा कि हमारी जो मानव शक्ति है उसमें, उसकी बुद्धि पर उन्होंने भरोसा किया, उनकी मेहनत पर भरोसा किया, और उन्होंने सोचा कि ये इसके बल पर जो है ये हम एक अच्छी मानव शक्ति देने वाले राज्य बन पाएंगे, देश को भी देंगे, दुनिया को भी देने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे संस्थाओं की शिक्षा की गुणवत्ता में, मैं यदि शिक्षा शब्द संक्षिप्त में इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि विस्तार में कहूंगा तो जो सा वो हो जाएगा, समय ज्यादा हो जाएगा। तो जिस तरीके से गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, और ये तब हो रहा है जबकि हमारे पास अनुपातिक तरीके से शिक्षक भी सबसे ज्यादा है। तो ये जिस तरीके की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव शक्ति के समुचित उपयोग का और उच्चतम उपयोग का जो रास्ता है वो इसी से जाता है कि हम शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता पैदा करें, शिक्षा में गुणवत्ता पैदा करें। नंबर 1। दूसरी बात, आज हमारे पास कनेक्टिविटी के मामले में, अरे किशोर जी
अच्छा, ओ मैं बैठता आप, चलिए इसलिए मैंने आज्ञा लिया। चलिए, हमको मालूम होता तो हम आपके काम वाली बात पहले कह देते। दूसरी बात जिसका मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप जरा सा इस पर मंथन करें। हमारे पास सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी है, मुझे हमारे प्लस है, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं आप सबसे। आज हमारे पास सबसे ज्यादा सड़कों के घनत्व में लीजिए तो चाहे ग्रामीण सड़कें हों चाहे अन्य सड़कें हों, सड़कों के घनत्व के मामले में हमने हिमालयी राज्यों को ही नहीं बल्कि केरल जैसे राज्य को भी जो है हम उसके साथ टक्कर ले रहे हैं सड़कों की कनेक्टिविटी, एजुकेशन में भी और सड़कों की कनेक्टिविटी में भी। लेकिन सड़कें केवल ले जाने और लाने के काम के लिए नहीं है मगर उनके साथ जो उत्पाद हैं, अब बाहर का उत्पाद तो जा रहा है, मतलब शराब तो गांव तक पहुंच गई है, लेकिन गांव का खीरा, गांव की सब्जी, गांव का वो नीचे नहीं आ पा रहा है। जब वो नीचे नहीं आ पाया, सर एक मैं इस पर बीच में आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, हम लोगों को शर्म आती है या हमारी क्या कमी, मेरे तो समझ में नहीं आता। पुरोला का, हर्सिल का सेब आज भी जैसे तैसे आ रहा है, बिक रहा है, और वो हम कई जगह देखते हैं सेब हिमाचल का, उसमें ब्रांडिंग हिमाचल की है। अभी हमारी शर्म है, बहुत हमारे सेब उससे बेहतर क्वालिटी में। बहुत गहरी बात कही। हर्सिल का सेब, पिथौरागढ़ में मुंशियारी का आलू, दुनिया का सबसे गुणवान आलू, जब तक राज्य नहीं था तो वहां से लोग खरीद करके किस्म से घोड़े आदि के जरिए से ले जाते थे। लेकिन राज्य बनने के बाद हम उसको मार्केट कनेक्टिविटी नहीं दे पाए। मैंने प्रयोग के तौर पर जो पर्वतीय मंडियां खोली थी, एक मुंशियारी में और एक जोशीमठ में, लेकिन अब उस समय हमने प्रयोग के तौर पर खोली क्योंकि मैं तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर था। 1.5 साल एक्सीडेंट जो आपदा का था उससे जूझता रह गया, और बाकी फिर पॉलिटिकल एक्सीडेंट जो हमारे दोस्तों ने दिया था उससे जूझता रह गया। तो इसलिए मैंने कुछ शुरुआत के तौर पर की, लेकिन आज मुझे तकलीफ ये होती है कि उनको पूर्ण मंडी के रूप में विकसित करने के बजाय और उस प्रयोग को दूसरी जगह विकसित पहुंचाने के लिए, ताकि पर्वतीय अंचल में उपमंडियां बने और वो यहाँ की मंडियों के साथ सम्मिलित हो सके, यहाँ की मंडियां वित्त पोषण करने का काम करें और उनको सक्षम बनाने का काम करें ताकि वहां का उत्पाद नीचे आए। आज संकट क्या पैदा हो गया, बल्कि 2014 में जब मैं मडुआ कहता था सब मेरी मजाक बनाते थे। जब मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टाहार में और दूसरे में मडुआ स्टार्ट किया तो मजाक बनाते थे। बल्कि मैं किशोर जी से याद दिलाना चाहता था, एक बार कैबिनेट मीटिंग में मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा मडुआ, झुमरा और भट्ट पर जो है मैं बोनस निर्धारित कर रहा हूं इनके उत्पादकों के लिए पर क्विंटल के हिसाब से। तो लोग, मेरे साथी एक दूसरे को ठसका मारते थे, वो समझते थे कि मैं मडुए पे उनको उठा रहा हूं। लेकिन अब मडुआ तो यथार्थ बन गया। आज जो उत्पादन थे, मोटे उत्पाद थे, वो आज अपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने मडुआ उत्पादक तो रहा ही नहीं। अब तो आज के दिन आप मडुए की जरूरत पूरा करने के लिए भी नेपाल से मडुआ मंगा रहे हैं, और कुछ मडुआ जो है दक्षिण से आ रहा है, रागी जो है वहां की वो आ रही है। इसीलिए जब
गवर्नमेंट ने कहा कि मडुए को मैलेट कहा, तो हाँ पहले तो मैंने आपत्ति की, लेकिन बाद में मुझे लगा ठीक ही तो कह रहे हैं, मडुआ तो गायब वैसे ही हो गया है जब उत्पादित ही नहीं, उत्पादन करता ही नहीं रह गया। लेकिन अब जितना भी रह गया उसको समेटना है। हमने जब बोनस की नीति प्राप्त, जब तक पर्वतीय कठिन क्षेत्र में, मैं पर्वतीय क्षेत्र नहीं कहता, मैं उत्तराखंड के जो कठिन क्षेत्र हैं अनूप जी, उन क्षेत्रों के अंदर उत्पादन करना ज्यादा श्रमशील है, ज्यादा कठिन है, ज्यादा कीमती है। जब तक हम उसको बोनस या दूसरी नीतियों के साथ सब्सिडाइज नहीं करेंगे, उनके तरीके से हमको ताकत देने का काम नहीं करेंगे, तो वहां का उत्पादन जो है वो कभी भी मार्केट में नहीं टिक पाएगा। तो उसको मार्केट में टिकाने की जिम्मेदारी राज्य के रूप में हमारी है, यह हमको समझना चाहिए, ताकि वहां उत्पादकता बढ़े। जब पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ेगी, ऊपर के क्षेत्रों में, गांव में उत्पादकता बढ़ेगी, तो फिर पलायन रुकेगा। पलायन का जवाब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कोई कारपेट लेआउट करेंगे और उसके जरिए नीचे से लोग ऊपर चढ़ आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से सैकड़ों ऐसी पहलों की जरूरत है, ऐसे स्टेप्स की जरूरत है जिनको उठाने की जरूरत है। हमारे सारे परिवेश, संस्कृति आदि सब चीजों से, वस्त्र आभूषण शिल्प आदि सब में हमारी एक एक उत्तराखंड की खासियत में इतनी ताकत है कि वो सैकड़ों रोजगार पैदा कर सकती है, हजारों रोजगार पैदा कर सकती है। अकेले हमारा जो जेवर वाला था पहले सुनार सिस्टम अब खत्म हो रहा है। इस सुनार सिस्टम में अकेले लाख लोगों को रोजगार देने की और बड़ा गेनफुल रोजगार देने की क्षमता है, लेकिन आज वो रोजगार मर रहा है, वो खत्म हो रहा है सुनार सिस्टम। जो हमने जो मॉडर्निटी आई, तो इसीलिए, बल्कि मैं जब कभी हमारी बहनें इत्यादि अपना गुलूबंद इत्यादि पहन करके कहीं अपना प्रोग्राम करती हैं, तो मैं उनके साथ जरूर खड़ा होता हूं। इसलिए खड़ा होता हूं क्योंकि उसके साथ मेरी मां की यादें ही नहीं है, उसके साथ मेरे राज्य का भविष्य भी है, क्योंकि हस्तकला है हमारी उत्तराखंड की, और हमने अपनी हस्तकला को, ये पहला राज्य है जिसने शिल्प और शिल्पी का अपमान करने का काम किया है। और राज्य बनने के बाद किसी चीज को प्राथमिकता के साथ करने की जरूरत थी, तो वो थी शिक्षा के बाद शिल्प और शिल्पी का और कृषक का सम्मान करने की। हमने गांवों से इन तीनों का सम्मान नहीं किया, और इसी कारण आज पलायन आपको एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा दिखाई दे रहा है। हम एक बात भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं, बहुत ठीक कहा था किशोर जी ने, मैं उनकी तारीफ करूंगा, जो उनका प्रश्न सुन रहा था पहले सत्र के अंदर, जब उन्होंने कहा अनूप जी कि हमारा पानी हमारी शक्ति है, हमारे वृक्ष हमारी शक्ति है, हमारे वृक्ष हमारी शक्ति है। मानव शक्ति के बाद ये भी हमारी शक्ति है और बड़ी शक्ति है, लेकिन हमने इन दोनों शक्तियों के उपयोग की योजना नहीं बनाई। थोड़ा सा गलती से, जितना समय जल्दी मुझको मिला था, मैंने वृक्ष बोनस की योजना बनाई, मेरा वृक्ष मेरा धन योजना के तहत। मेरे जाने के बाद सबसे पहले उस योजना को डंडा मार के लगा दिया गया। आज जब कार्बन क्रेडिट की बात कही जा रही है, कार्बन क्रेडिट के इस युग के अंदर यदि उत्तराखंड मेरा वृक्ष मेरे धन योजना को आगे बढ़ा रहा होता, तो हम अपने किसानों तक को जो है कार्बन क्रेडिट के लिए पात्र बना लेते। लेकिन मुश्किल ये था क्योंकि हरीश रावत
को लोगों ने केवल एक कांग्रेसी के रूप में देखा और ये नहीं देखा कि इस धरती के बेटे की समझ है, ये समझ को आगे बढ़ाते हैं। आपने मेरा गांव मेरी सड़क योजना को बंद कर दिया, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन गांव की कनेक्टिविटी को तो बंद नहीं करोगे। उसी तरीके से मेरा वृक्ष मेरा धन योजना बंद कर दी। मैंने जल बोनस योजना बनाई, उसका सारा रूल्स रेगुलेशन तक तैयार किए। मेरा मतलब यह था कि वर्षा की बूंदों के यदि हम उत्तराखंड के अंदर अगले 10 साल भी, आज से भी स्टार्ट कर लो विनोद जी, आप यू स्टार्ट टुडे, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा यदि आप जल संग्रह की एक बड़ी योजना बनाते हैं। आप कहेंगे हमको तालाब बना दिए हैं, हरीश साहब तो जाते जाते जो है 32 तालाब बना करके गया, मैं गिना सकता हूं उन तालाबों के नाम जो है। और मैंने जंगल में पशुओं के लिए तालाब बना दिए, मैंने जंगल में जो है ट्रेंचेज भी बनवाए, लेकिन उससे नहीं काम चलेगा जब तक आप उसको पीपुल्स मूवमेंट नहीं बनाएंगे, लोगों का वो नहीं बनाएंगे। तो इसको पीपुल्स मूवमेंट बनाने के लिए जरूरी था कि हम जल संग्रह की बोनस की योजना बनाते, ताकि लोगों को उसके साथ जोड़ते और उसके लिए कार्य बनाते। लेकिन जो है वो गर्भ में ही मर गई। हरीश रावत की सरकार की, हरीश रावत के जो है एड मुख्यमंत्री मौत के बाद जो है उस जल बोनस की योजना भी मर गई। दुग्ध बोनस की योजना बची रही, उसके लिए सरकार का धन्यवाद कह देना मुख्यमंत्री जी से, लेकिन और दूसरी योजनाएं सब मर गई जो है। तो जब तक आप अब कितना मैं जिस बात को कहना चाहता था, जो प्राकृतिक शक्ति है हमारी, जब तक हम प्राकृतिक शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो हाउ यू मूव फॉरवर्ड। जिस राज्य के अंदर 75% क्षेत्र जो है वनाच्छादित हो, जिसके बाद हिमालय जैसा क्षेत्र हो, और वो क्षेत्र आपने को कहे कि हम गरीब हैं और हमारी गरीबी केवल सोच की गरीबी है, हमने 75% वनाच्छादित क्षेत्र के अंदर अपने रोजगार के साथ उसको जोड़ा ही नहीं, वनों को जो है। और जितना था, जो हमारे गांव वालों को हक हकूक मिलता था, जिसका साहब भट्ट जी जिक्र कर रहे थे, वो हक हकूक जो है राज्य बनने के बाद गुड बाय हो गया। किसके राज में हुआ मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन गुड बाय हो गया। लेकिन अब जब तक आप वनों को रोजगार के साथ नहीं जोड़ेंगे, मैंने एक छोटी पहल की थी जाते जाते। सर थोड़ा सा कंक्लूड कीजिए। जी, वन निगम के साथ मैंने एक जो है दूसरा कॉर्पोरेशन, सिस्टर कॉर्पोरेशन खड़ा किया, ताकि हम जो वन की संपदा है उस वन संपदा का अपनी आजीविका के साथ उपयोग करने का काम कर सकें जो है। और अब आज मैं उस कॉर्पोरेशन को देख रहा हूं कि वो एक रूटीन कॉर्पोरेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है, और जितनी हमारी जंगल के साथ जुड़ी हुई प्राकृतिक संपदाएं थी, उनको हमारे नौजवानों की रोजगार आजीविका के साथ जोड़ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। एक बात जो अब आपने बातें बहुत गहरी कर दी, मैंने इसीलिए कहा ना कि ये बड़ा कठिन विषय है। चल इसको मैं यहीं बछोड़ देता हूं कि आपने किन किन संपदाओं का, किन किन चीजों का उपयोग करने का काम नहीं किया। अब मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं, उस बात पर आना चाहता हूं कि आप किस स्वभाव का राज्य बना रहे हैं। आपने इस राज्य को उपभोक्तावादी राज्य बना दिया, जो संघर्ष से बना हुआ राज्य था, जिसने कहा था कि हम मडुआ झुमरा खाएंगे, कोदो झुमरा खाएंगे, टेंट बनाएंगे और उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। उसको आपने उपभोक्तावादी राज्य बना दिया। इसलिए शोषण की ताकतें रातों रात यहां आकर के व्यक्ति यहां कदम रखते ही ये सोच रहा है लखपति नहीं करोड़पति। हम तो करोड़पति बनाने के मशीन हो गए हैं। केवल बेरोजगारी नहीं बना रहे हैं हम लोग जो है कुछ लोगों के लिए करोड़ों की संपत्ति बनाने की मशीन बन करके रह गए। एक 10% 15% लोग जो है
सारी राज्य को जो है उपभोक्तावादी शोषणवादी राज्य में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए गांव का गरीब नेग्लेक्टेड फील कर रहा है आज जो है। ये बात तो ठीक है कि अब हमारा स्टेट पॉलिसी ड्रिवन और सब ड्रिवन से ज्यादा जो मैं उसी पर आ रहा हूं, कैसे हाउ टू स्टॉप इट। हम इस क्वांटम में अपने पर्यटन का अनुमान लगा रहे हैं कि कितने लाख हमारे बढ़ गए, और हम इस क्वांटम में नहीं अनुमान लगा रहे हैं कि कितने लाख लोगों की आजीविका चली गई। आज आजीविका के साथ एक सबसे बड़ा चुनौती जो है गौरी को सीतापुरी से लेकर के जो रोपवे बनने जा रही है केदारनाथ तक, वो भी नहीं जा रही है। जितना हमारा मौलिक रोजगार भी था, वहां आजीविका थी, उसको वो खत्म हो रही है। तो इसलिए जो धारण क्षमता की बात आई है, क्योंकि हाँ मैं इसलिए अब अपनी बातों केवल इशारे में कह रहा हूं, जो यहां धारण क्षमता की बात आई है, धारण क्षमता और कितनी शोषित होने की क्षमता है राज्य की, इन दोनों का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। इन दोनों का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। और धारण क्षमता अब इन गरीब छोटे छोटे सुंदर स्थानों के ऊपर हमने इतनी आवाजें, इतने बड़े बड़े मकान, इतनी अट्टालिकाएं बन जा रही हैं रातों रात, चाहे नैनीताल हो, चाहे जोशीमठ हो, चाहे टिहरी हो, कोई हो या उत्तरकाशी हो। आज इसीलिए हमको जो है आज हमारे शहरों का अस्तित्व, नए शहर बनाना तो अलग रहा, पुराने शहरों का अस्तित्व आज खतरे के अंदर है। इस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। मैं ये किसी एक सरकार की गलती की बात नहीं कर रहा हूं। इसके लिए जब तक हम एक लंबी दृष्टि नहीं बनाएंगे, एक नीतिगत पेपर नहीं बनाएंगे, अविश्वास सेवाओं की बात पर कुछ लोग हमारे नौजवान चल करके आ रहे हैं। और मैं आज भी कह रहा हूं आपके सामने बहुत विनम्रता से, आधी बात मैंने पहले कही, आधी अब भी कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स, सबसे ज्यादा पीएससीज, सबसे ज्यादा सीएससीज और जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से जो है हमारे उत्तराखंड के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही? इसलिए मैंने, बल्कि जब किसी ने मुझसे कहा कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री को सलाह देना चाहूंगा कि वर्तमान और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाना चाहे, पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाएं, वो बैठ करके अगले 10 साल के लिए राज्य की स्वास्थ्य नीति तो बताएं, क्या स्वास्थ्य नीति होगी, किस तरीके से आप करेंगे जो है आप। हम तो पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं, जिन चीजों पे हमको यथार्थवादी डिसीजन लेना चाहिए था, वहां हम तालियों के लिए डिसीजन लेने का काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी समस्याएं राज्य के सामने, चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। लेकिन हमारे अंदर शक्ति है, बस सिर्फ एक समझ बनानी है। क्योंकि हमने इस राज्य को, अविनाश जी आप भी जानते हैं, विनोद जी मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और भट्ट जी और बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने, हम तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए राज्य आंदोलन के साथ जुड़े, और ये लोग मौलिक रूप से राज्य आंदोलनकारी हैं। ये मौलिक रूप से राज्य आंदोलनकारी है। हम तो अपने राजनीतिक, जब हमने देखा चुनौती आ गई है, तो हमने उस चुनौती के बाद जो है, ये अलग बात है यदि हम आपके साथ नहीं आते और कलकत्ता में हम ये प्रस्ताव नहीं करवाते कि छोटे राज्य बनने चाहिए, तो राज्यों के निर्माण के लिए आम सहमति नहीं बनती, तो पार्लियामेंट के अंदर उत्तराखंड राज्य क्या, वो 3 राज्यों का अस्तित्व भी नहीं आता। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए आए, आप लोग मूल रूप से आए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और ये सब आपसे भी कह रहा हूं, आपने किस कल्पना के साथ इस राज्य के निर्माण की मांग की? पार्लियामेंट में, अब मैं आपने किस रात उसका जवाब दे देता हूं। पार्लियामेंट ने आपकी भावना को समझा, और पार्लियामेंट ने इस राज्य का निर्माण हिमालयी राज्य के रूप में किया। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बिल को पायलट करते वक्त कहा कि हिमालय के लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए हम हिमालयी राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य, ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे इस आकांक्षा के राज्य की, अब राज्य बनाया आपने हिमालयी।
अब कोट बना रहे हो, कपड़ा बना रहे हो, काट रहे हो, कपड़ा काट रहे हो हरीश रावत को देख करके, और पहना दे रहे हो उसको जो है किसी और बड़े दावा पहलवान को जो है, तो कैसे फिट आएगा? तो आपने जो नीतियां बनाई, हमने जो सोच बनाई, इसीलिए मैं बार बार उत्तराखंडियत की बात करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उसका बहुत बड़ा व्याख्याता हूं, लेकिन जब तक आप अपनी नीतियों के मूल में, सोच में उत्तराखंडियत को नहीं रखेंगे, उत्तराखंडियत का मतलब हिमालय को नहीं रखेंगे और हिमालय के लोगों को नहीं रखेंगे, तब तक आपकी नीति, आपका कोर्ट अनफिट रहेगा। और वो अनफिट कोर्ट की वजह से आज सारी समस्याएं, जितने सवाल पैदा हो रहे हैं राज्य के अंदर, ये सारे इसीलिए पैदा हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए पैदा हो रहे हैं। पहले दिन से आपके जो राजनीतिक निर्णय थे, वो राजनीतिक निर्णय जनता के भी, और जो दूसरे निर्णय थे वो सब जो है राज्य की मूल अवधारणा के साथ मेल खाते हुए निर्णय नहीं हुए। किसी ने मुझसे पूछा कि तिवारी जी को क्या कहेंगे, मैंने कहा ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल को जो है प्राइमरी स्कूल में ले आए। चीजें स्थितियां हैं और उसी को सब में फॉलो किया। जितना राजनीतिक सिस्टम आया वो संघर्ष से जुड़ करके, जमीन से जुड़ करके निकले हुए लोग नहीं आए। उन्होंने एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर राज्य को संचालित करने का काम नहीं किया, बल्कि जो है भारी भरकम लोग आए और उन भारी भरकम के अंदर गरीब उत्तराखंड दब गया और उत्तराखंड दब गई। इसको उस दबाव से ऊपर निकालो, इसको गरीब ओरिएंटेड, जो ओरिएंटेड राज्य था, इसको बड़े सपने मत दिखाओ। हमको हमारी जमीन पर चलने दो, हमको हमारी जमीन दे दो, हम आसमान लेकर के क्या करेंगे भैया जो है। तो ये इस धारणा के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और बल्कि एक रिकमेंडेशन भी करना चाहता हूं। बहुत अच्छा होगा कि आप कभी और भी इस पर बातचीत करो और स्पष्ट बातचीत हमसे, एक डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट डायलॉग। पहले भी आपके उसमें भी लोगों ने कहा, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो डायलॉग जिसको प्रारंभ किया जाना चाहिए। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, हमारे राज्य के अंदर, हमारी इस प्रकृति के अंदर इतनी समता है, इतनी समता है कि हमको गरीबी की अपने उसके लिए दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमको अपने लोगों की तरफ, अपने लोगों की समता की तरफ और अपनी धरती की, अपनी मिट्टी की समता की तरफ देखने की जरूरत है और उसके अनुकूल नीतियां बनाने की जरूरत है, उसके अनुकूल नीतियां बनाने की जरूरत है। मैं आपदा में सबसे बड़ी आज तक की किसी भी राज्य में आई सबसे बड़ी त्रासदी थी, सबसे बड़ा विखंडन था, बर्बादी थी, आर्थिक बर्बादी थी। 1.5 साल के अंदर ये उत्तराखंड के लोग थे, आम लोग थे, जिनको जरा हमने उनका विश्वास जगाया, उन्होंने असंभव को संभव बना करके दिखा दिया और लोग आगे भी दिखा सकते हैं। लोगों में क्षमता है, लोगों में क्षमता है। और हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हम रोजगार पैदा नहीं कर सकते, पद नहीं, उनकी तनख्वाहें नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट उत्तराखंड के अंदर मिश्रित है। हम यहाँ अवसर पैदा करें अपने लोगों के लिए और ये राज्य अवसर पैदा करने वालों का राज्य के हाथ में होना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए जो कुछ संपदा है उसको लुटा दें। यदि लुटाने वालों के हाथ में रहेगा तो नुकसान होगा, यदि अवसर पैदा करने वालों के हाथ में होगा तो जो है निश्चित तौर पर एक सुदृढ़ उत्तराखंड बनेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है और आपने जिन इश्यूज को टच किया, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इससे पहले जो क्वेश्चंस हम अपने सोच रहे थे और जो यूकेडी और कांग्रेस की तरफ से चमोली जी के ले आए हैं और पब्लिक के बीच में है कि हमारी मिट्टी का बिकना एक हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। हरीश रावत जी की बातों में आया, मैन पावर हम लोग इस तरीके से एजुकेशन क्वालिटी पे हमने काम नहीं किया, रोड कनेक्टिविटी पे हमने काम किया, बट हम अपने प्रोडक्ट्स को उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। पर
पर्वतीय मंडी हमने बनाई मुंशियारी और जोशीमठ में, हरीश राव जी ने कहा, पर उसके बाद वो आगे की गवर्नमेंट्स उसको टेकअप नहीं कर पाई। मोटा अनाज पे हम लोगों को और काम करने की जरूरत है। पॉलिसी वाटर, ट्रीज और हिल्स, ये सब पॉलिसी पे हमको वाटर रिटेंशन, वाटर हार्वेस्टिंग की पॉलिसी पे काम करने की जरूरत है। आपने अपने चीफ मिनिस्टर के रिजीम में 32 तालाब बनाए और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत। फॉरेस्ट ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट और सोल्यूशन आपने कहा कि सोल्यूशन आपने बताया हम सेल्फ सस्टेनेबल हो सकते हैं। उत्तराखंड अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल राज्य हो सकता है। तो ये समराइज करेंगे, इतनी बड़ी संपत्ति, अभी आप पे फिर आएंगे, सारे सवाल आप पे ही आने वाले हैं। मोबिलाइजेशन उपयोग नहीं कर रहे। अब हम इसको हमारे जो इसके सेशन के हमारे जो लास्ट स्पीकर हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्पीकर हैं, जो पार्टी विगत 2 शासन कालों से 8-9 सालों से, अभी और 27 तक आप सत्ता में रहेंगे, 10 साल से सत्ता में है, राज्य की सत्ता में है, केंद्र की सत्ता में है, नगर निगम देहरादून की सत्ता में है, आप 2 बार स्वयं मेयर रहे। तो ये सारे सवाल आपके लिए हैं। इसके अलावा कुछ एक हमारे अपने सवाल हैं जो हमने हमारे पैनल में सोचा था आप आएंगे, आपसे हमारे सवाल होंगे। हम राज्य पर्यटन ड्रिवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पर्यटन पे हम काम कर रहे हैं, पर जैसा हम देखते हैं कि हर साल हमने इतने टूरिस्ट बढ़ा दिए, हम कैरिंग कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे। कैरिंग कैपेसिटी भी हमको देखनी है। हाँ, कैरिंग कैपेसिटी जो आपने कहा, हम पर्यटन में स्थानीयता को दूर करके लोकल उस वो क्वेश्चन आपसे है, कैरिंग कैपेसिटी और लोकल ड्रिवन हम इसको किस तरह, बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़ करके आने में कई बार इस पर मुझसे चर्चा की, वो है कि हम अब ये जो क्या बनाते हैं एक घर बना, पर्यटक गृह जो है होम स्टे, अब होम स्टे के बजाय हम विलेज पर्यटन की तरफ आए, विलेज छांटे अपने, उनको पर्यटक उसके साथ उसकी इकोनॉमी को जोड़ें, उसके कल्चर को जोड़ें और उनके साथ उनको पर्यटन के साथ लिंक करें। क्योंकि जो ये होम स्टे वाला है वो आइसोलेटेड कंसेप्ट हो जा रहा है, उसको जो है कम्युनिटी कंसेप्ट के रूप में जब तक हम नहीं जोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ पाए। तो होम स्टे और विलेज स्टे है। और दूसरा आपसे पर्यटन के साथ एक और सवाल है जो यूथ और एम्प्लॉयमेंट पे है। आप देखते हैं कई नौकरियां पेपर लीक्स हो रहे हैं, युवा सड़कों पे है, और भी कई भर्तियों में बैकडोर भ्रष्टाचार हुआ, कई जगह हम कोर्ट में है, कई सोल्यूशन है, कई सोल्यूशन नहीं है। पर ये सब सोल्यूशन आने से पहले मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ही अराइव नहीं होनी चाहिए थी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए था, एक पेपर हो, पेपर में आप लोग हम सब पेपर दें, जो सबसे योग्य है वो मेरिट में है। जैसे इलेक्शन में होता है, आप लोग चुनाव लड़ते हैं, 10, 12, 15 लोग चुनाव लड़ते हैं, जिसको सबसे ज्यादा मत मिलता है जीत के आ जाता है। ऐसी पेपर में भी मेरे को लगता है इस प्रकार का जो पेपर लीक का सिस्टम है, ये विगत 2-4 वर्षों 5 वर्षों से हम बहुत ज्यादा इसको हम झेल रहे हैं। सुन रहे हैं तो नहीं, मैं शब्द कहूंगा, झेल रहे हैं, राज्य का युवा झेल रहे हैं। एक युवा पेपर लीक, पर्यटन और ये सारे तमाम जो यूकेडी के माइग्रेशन और पॉलिसी ड्रिवन सोल्यूशन है, इस सब पे मुझे लगता है आपसे बेहतर हमको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। तो अब आप अपनी बात रख सकते हैं, माननीय विनोद चमोली जी। हम सबके बीच में उत्तराखंड के वरिष्ठतम नेता और जिनको मैं फॉलो करता रहता हूँ, क्योंकि मैं आपको जरूर सुनता हूँ। आजकल फेसबुक बड़ा माध्यम है कि मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ, शांति को भी सुनता हूँ, छोटा भाई मेरा, आप लोग मुझे बताओ ना तो मुझसे कम है। हाँ, तो आदरणीय हरीश रावत जी, शांति भट्ट जी और अभिनव, जैसे इसका नाम है, ये अभिनव प्रयोग करता रहता है, नहीं अभिनव है ना। तो नारायण भी बहुत बर्थडे कराए थे, तो मैं इसको एक दिन कहा ना कि भाई तुम प्रयोग करते रहते, तुम्हारा नाम ही अभिनव है। और
जतो नाम ततो वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, तो ऐसा उन्होंने आज ये जो 25 वर्ष हमारे राज्य गठन के हो रहे हैं उससे पूर्व एक परिचर्चा इसको हम कहेंगे कि इस विषय पर कराई है, क्या खोया क्या पाया। देखो भाई साहब ने पहले कह दिया कि खोया शब्द ठीक नहीं है, हमने क्या क्या पाया और क्या और पा सकते थे, ये शायद विषय ज्यादा बेहतर होगा। क्या पाया और क्या और सब सदन की अनुमति से इसको हम चेंज करें, क्या खोया क्या पाया, क्या छूटा। यहाँ पर तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आदमी बहन जी बैठे हैं, हमारी पूजन श्री मोटाल जी बैठे हैं, आनंद जी बैठे हैं, खत्री जी बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं, तिवारी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बैठानी हमारा नौजवान गायक बैठे, बहुत सारे लोग हैं, मंत्री जी बैठे हैं, भट्ट जी बैठे हैं, सभी मित्र लोग जिन्होंने हम लोगों सड़कों पर एक साथ गाने गाए राज्य के, और सम्मानित मीडिया से संबंधित मेरे बंधुओं मात्र सकते हैं। मैंने भी बड़ी चतुरता के साथ अपना काम किया कि जब उन्होंने मुझे पहले कहने को कहा तो मुझे मालूम है कि आदरणीय रावत जी बहुत सीजन्ड लीडर हैं और मेरी आगे ज्यादा समस्या स्वयं समाधान कर देंगे। तो उन्होंने ये विषय लिया कि हमने काफी कुछ पाया है और जिन की भी सरकारों ने, जिन लोगों ने भी जिम्मेदारी निभाई, तो कुछ ना कुछ योगदान सबका यहाँ तक पहुंचने में रहा है। अब ये ठीक है, जैसे उनको लगा कि बहुत सारी चीजें और हो सकती थी, वो नहीं हो पाई। मेरा, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी भी हूँ और साथ में एक दल का सदस्य भी हूँ, जिम्मेदार सदस्य हूँ, और विधानसभा का मैं भी आपका मामला रखता रहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो पहले एक आंदोलनकारी के नाते मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से है। और आदरणीय रावत जी ने कहा कि भाई आखिर हमने आंदोलन किन कारणों से किया था, वो विषय कहीं गौर होते दिख रहे हैं। बात सही है, हमने नारा दिया था कोड़ा झुमेरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। हमने पहला मैसेज देने की कोशिश की थी कि भले हम गरीबी में हैं, कोड़ा झुमेरा गरीबी का प्रतीक था उस समय। आज तो ये मिलेट में आकर एक इसकी बड़ी कॉस्ट हो गई है, ठीक ठाक हो गया है, लेकिन उस समय जब हम सड़कों पर थे तो हम लोगों ने इसलिए नारा लगाया था कि पहाड़ का व्यक्ति गरीबी बर्दाश्त कर लेगा लेकिन अपना राज्य चाहिए। क्यों शांति जी, यही आधार था और इसी आधार को लेकर हम लोग आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि जब आप कहते हैं कि क्या पाया, तो हमने सड़क पर संघर्ष किया और अपना राज्य पाया। ये छोटा मामला नहीं है। ये हमने जो लड़ाई 1952 से कभी प्रारंभ हुई थी, जो कंसेप्ट आया था, और मेरी जानकारी में यह है कि देश की आजादी से पहले भी कोई कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस श्रीनगर में, उसमें भी जो मैंने अध्ययन किया उसमें भी पृथक राज्य की बात थी उस समय यहाँ पर कि पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाए। उसके बाद 1952 में जोशी जी ने, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने विषय उठाया, हमारे महाराजा ने भी ये विषय उठाया था उस समय कि भाई ये राज्य होना चाहिए। तो उस समय से जो मामला चला और 2000 में आके मेरी इस पीढ़ी में, उस समय जिन लोगों ने सपना देखा था हमने राज्य का गठन करा पाए, उस समय से चलती हुई लड़ाई को इस पीढ़ी ने मुकाम तक पहुंचाया, इतना कुछ हमने पाया। ये सामान्य बात नहीं है। आज को तमाम लोगों को लगता होगा यार ऐसे बन गया होगा राज्य, लेकिन सकलानी जी जिन लोगों ने माहौल देखा है, जिसने वो झेला है, और मुझे तो आपका आशीर्वाद से सौभाग्य मिला। तो मुझको उस समय मुझे प्रताड़ना लगती थी, आज मुझे सौभाग्य लगता है कि मैंने राजुका भी झेली, इसमें बहुत कुछ झेला। तो उस जिस माहौल में हमने बनाया था, हमने अपेक्षा नहीं की थी कि इस राज्य को सरकारें बनाएंगे और चलाएंगी। हमने कहा था कि हम अपना राज्य लेकर हम अपना राज्य चलाएंगे, हम स्वयं इसको बनाएंगे और चलाएंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राज्य बना, सरकारें बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसके बाद आदरणीय तिवारी जी की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद लगातार सरकारें बनी, बनती रहेंगी। कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि जो नहीं होना है, लोकतंत्र है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सरकारें रहेंगी, वो किसकी रहेंगी बात की बात है।
लेकिन मेरा आज भी एक मत है, सरकारें राज्य का संचालन कर सकते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड को बनाएगा तो उत्तराखंड ही बनाएगा। इस मूल विषय को हम कहीं भूल गए। हम सरकार में गए, तुमने अपने लिए, अपनी राजनीति के लिए काम करना शुरू कर दिया, अपने परिवार के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज आप उठा लीजिए, मैं लिस्ट दे देता हूं। आज हमारे तमाम नेता मंचों से भाषण देते हैं कि मैं चपरासी का लड़का था, तो भाई तू करोड़पति कैसे बना? मैं बहुत गरीब आदमी था, तो तेरे विश्वविद्यालय कैसे खुले? तो इतना बड़ा आदमी कैसे बना? व्यवसाय तो कुछ है ना, हमने भी देखा साहब, बताइए ना कैसे आप अरबपति बन गए भाई इन 25 सालों में? आमदनी कुछ नहीं, ये सवाल है ना, आप प्रश्न डालिए, कोई बात नहीं है। अब तब हम दोष देते थे कि साहब ये पूर्वी यूपी में हमारा शोषण करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। आज भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? आज तो कोई अकेला पूर्वी तो नहीं है, सरकार तो हम चला रहे हैं, सिस्टम हम चला रहे हैं, सिस्टम मेरा है। आज अगर सचिवालय में बैठकर कोई फाइल खिसकाने के पैसे ले रहा है, या तो वो कोई चमेली है, या रावत है, या कोई भट्ट है, कोई नेगी है, हम तो है, हम तो है ना, हम तो है। कौन है इस राज्य को ड्रेल करने वाला? जरा बताइए, क्या यहां की आवाम नहीं है क्या? क्या आवाम ने आंदोलन, क्या राज्य रमेश की जिम्मेदारी खत्म हो गई? कोई बताइए मुझे। क्या मैं चंद लोगों के हवाले, मात्र 100-150 लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं प्रदेश में, मैं 1.25 करोड़ की इस पॉपुलेशन को 100-150 लोगों के हवाले करके उत्तराखंड के प्रति अपनी जिम्मेदारी की तस्वीर कर दूं क्या? बताए ना इस बात को, कोई बताइए जी, बताइए ना। हम देहरादून में बैठकर पलायन पर चर्चा करते हैं, कितने लोग अपने घर की चिंता कर रहे हैं, कितने लोग अपने गांव के बुजुर्गों की चिंता करते हैं। बहुत आसान है बैठ के बोलना, मैं भी बोल रहा हूं। आज पहाड़ में अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो वहां काम कौन करेगा? अरे जब आदमी जाएगा जानवर रहेगा, बैठिए। जब गांव में आदमी ने मन की नहीं होना तो सुमन मिलन था कहना, और बताइए ना मुझे। आज राज ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने मंडले को प्रमोट किया, जमहूरे को प्रमोट किया, आज उसकी डिमांड है, उपज नहीं है, तो हल लगाने कौन आएगा? मैंने हरीश रावत जी, विनोद चौधरी नहीं आएंगे सब जगह, वहां के लोगों को लगाना है ना। लेकिन वहां का आदमी हल नहीं लगा रहा है, तो 2 दिन का रास्ता ढूंढ रहा है। नहीं, जानवर तब खरीद लोग नहीं हुआ। बहन जी सुनिए, मैं भी गांव का आदमी, मैं तो बताता हूँ, अपना उदाहरण दूंगा भी आपको, अपना उदाहरण दूंगा आपको। गांव में, अरे सुन लीजिए, आप एक पक्ष देख रहे हैं। अरे बहन जी सुनिए ना मेरी बात, आप देहरादून में बैठ के बात बोल रहे हो ना, गांव में बैठ के। अरे सुन लीजिए, जाना और बात है, रहना और बात है। सुन लीजिए, मैं उन्हीं गांवों में रहता था, मेरे गांव में पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, रोड नहीं थी, और 2 फुटबॉल भी टीमें जिन लड़कों की। आज मेरे गांव में सड़क भी है, पानी भी है, बिजली भी है, बगल में श्रीनगर है, पीएचसी गोलचौरी में, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज भी है, श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल भी है भाई साहब, श्रीनगर में पॉलिटेक्निक भी है, श्रीनगर में एनआईटी भी है, श्रीनगर में जीएनटीआई है, आईटीआई है, हेलीपैड, मैं बता रहा हूं आपको, हेलीपैड है, एसएसबी है, सब कुछ है जो सुविधाएं हो सकती है, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन मन क्या नहीं, आज वहां कोई जवान बच्चा नहीं, 4 बुजुर्ग हैं। अब पहाड़ की चीज को सिर्फ चर्चा करने से नहीं होना, उस दर्द को समझना पड़ेगा भाई, परेशानी कहां है समझना पड़ेगा ना। हाउस पे क्वेश्चन आएंगे। मैं अपने गांव गया, मैं बताऊं, मैं गांव जाता हूं, मेरे पिताजी कई बार गांव में रहते हैं, आजकल हमने उनको मना किया, 93 साल के हो गए हैं, तो हम लोग थोड़ा उम्र चलने में दिक्कत होती है, तो रिटायरमेंट के बाद गाँव चले गए थे। माँ की डेथ हो गई, मैं भी जाता आता रहता, आजकल मेरा काम भी चल रहा है, मकान ठीक कर रहा हूँ, पहले बनाया था। अब कटलाई क्या, अब सुन लीजिए, जब तक मेरी माँ वहां थी
बाकी लोग वहां थे, मतलब जब हम लोग बाहर निकले होंगे उस समय तक गांव में लोग थे। मेरे घर सबसे नीचे पड़ता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने देखा मैं वो बोल रहा हूँ, हो सकता किसी को पसंद नहीं आए मेरी बात, लेकिन मेरे घर से 1.5 किलोमीटर नीचे तक हमारे गांव की खेती होती थी, खेत होते हैं 1.5 किलोमीटर नीचे तक। तो वहां जंगली जानवर थे लेकिन खेतों में नहीं थे, नीचे थे। खेतों में कभी कभी काखड़ आ जाता था, कभी कभी वो देख लेते थे हम लोग, लेकिन खेती थी तो इसलिए जानवर वहां तक नहीं आ रहे थे। अब क्या हुआ, अब जब मैं गांव जाता हूं तो मेरे घर के इमीडिएट नीचे तो खेती तो होती नहीं, पूरे गांव की नहीं होती, तो वहां क्या झाड़ियां हो गई, सब लग गया, पूरा बंजर जैसा हो गया। तब क्या हुआ, सुअर भी आ रहा है क्योंकि बंजर है, और बाघ भी आ रहा है, क्योंकि उनको जहां जंगल दिखता है जहां झाड़ी दिखी जाएंगे। अब बाघ को आप दोष देंगे तो नहीं हो सकता, ये सुअर को आप दोष नहीं दे सकते। हमने जगह छोड़ दी, क्योंकि हमने उनके लिए स्पेस दे दिया, हमने उनको स्पेस दे दिया। अब मैंने प्रयास किया कि मैं खेतों पे हल लगवाऊं, अब बता रहा मैं आपको, मेरे 8-10 गांव में मिला, कोई बैल की जोड़ी नहीं मिली मुझे। बोला होते थे ना वैसे, हमारे यहाँ होते थे ना, जैसे मेरे घर का जो मेरे दादाजी के टाइम से, पिताजी के टाइम से लोग हैं, वो कोई लोग रहते थे जिनको हम लोग कोई खेती होती में हल लगा लेते थे, हम लोग नहीं लगा पाते थे, तो फिर चलता था। लेकिन आज में बैलों की जोड़ी नहीं मिली मुझे, कोई नहीं मिला। मेरा आग्रह ये है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, करेंगी, नीतियां ऊपर नीचे होती रहेंगी, कोई इन्होंने स्पेशल नहीं बना देनी, हमने कोई स्पेशल नहीं छोड़ देनी, चर्चा होती है, विधानसभा में सब लोग बोलते हैं, उनमें चीजें निकल के आती हैं, फिर नीतियां भी बनती हैं, लेकिन नीतियां इंप्लीमेंट वहां होंगे लोग हैं, उन नीतियों का लाभ कौन उठाएगा? हमने कोई नीति बनाई, उसका लाभ कौन उठाएगा? लाभ उठाने की मानसिकता भी चाहिए ना। आज हालत ही हो गई पहाड़ की कि एक लड़का मेरे पास आया कि भाई साहब मेरे लिए कुछ जगह ढूंढ लो, कोई सस्ती जगह मुझे मिल जाए आपके क्षेत्र में। मैंने कहा तू क्या करेगा, तेरे डिप्रेशन में ठीक ठाक है। तो वो कहता है जिस लड़की से मेरी शादी की बात चल रही है उनके घर के कंडीशन में गर्मी में मकान होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, पहाड़ की मानसिकता बता रहा हूं मैं अपनी। हम दूसरों को दोष दे रहे, हम अपने को भी देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या इस राज्य को हमने इसीलिए लिया था क्या? किसकी जिम्मेदारी है ये? आज ये भ्रष्ट है कौन? ये नीतियां अगर गलत बनने तो बनाने वाले हैं कौन? विचार करिए लेकिन इस बात पे। बहुत आसान है हम दोष दे देंगे किसी को, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि आखिर मैं क्या, मेरा कोई दायित्व है कि नहीं अपने पहाड़ के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने घर के प्रति। और मैं तो पार्टी में रहते हुए आदमी हूं, विचारधारा से एक पार्टी से बंदा बहुत आपने भूखा नहीं है उसकी बात की, जल जंगल जमीन की, तो मैं खुलेआम अपने मंच से बोला, बहुत ज्यादा मुझे जवाब देना पड़ा, लेकिन पार्टी को इस्लाम कराना पड़ा क्योंकि मैंने बोला, मुझे ठीक लगता है मैं बोलता हूं। और मैंने एक बात और कही, नेताजी मैं बता रहा हूं आपको, मैंने एक बात और कही, आज समय आ गया कि आपको हिल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। आप पूरे राज्य को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा जो राज्य है इसमें मैदानी भी है, तो मध्य हिमालय भी, उच्च हिमालय भी है। आपको अपनी पॉलिसीज इस हिसाब से बनानी पड़ेंगी कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए हमको अलग पॉलिसी देनी पड़ेगी, मध्य हिमालयी क्षेत्र में उच्च हिमालयी क्षेत्र की व्यवस्था नहीं हो सकती, वो बॉर्डर एरिया है, वो अलग टाइप की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, या आपको मध्य हिमालय में अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और जो मैदानी क्षेत्रों जुड़े हुए क्षेत्रों अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आप हरिद्वार से पौड़ी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि ये आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। और मैंने कहां से लिया उस चीज को, कहां से मुझे समझ में आया कि आपको याद होगा जब हम यूपी के पार्ट थे, तुम्हारा प्रगति विकास मंत्रालय चलता था, भाई साहब, और उस समय मेडिकल की सीटों में हमारा आरक्षण होता था, याद है लोगों को? राजपुर मेरा हिल होता था, देहरादून नहीं होता था। मूल्यवान होने के लिए काम आता है। राजपुर जो है वो हिल होता था, देहरादून नहीं होता था। तो हिल्स डिफाइन थे। अब हो सकता है जो आपको पहाड़ में रिक्वायरमेंट है जिन चीजों की,
वो मैदान में ना हो, तो हम पहाड़ के लिए तो अनुकूल स्थिति होगा कि मैदान में हम थोप देंगे, वो स्वीकार नहीं होंगे। कोई पॉलिसी जब मैदान के लिए बना रहे पहाड़ में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पहाड़ में थोपी मानी जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, हिल को अलग और मैदान को अलग। दूसरा, हमको पहाड़ के प्रत्येक की जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ सरकारें चलाना, ये राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये माध्यम हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो लक्ष्य है वो पहाड़ को विकसित करना है। दूसरा, एक और चीज से हम लोग ग्रसित हैं। हम लोग बहुत समय से, मैं छोटे से देख रहा हूं कि हम सरकारी नौकरियों के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। अभी भाई साहब बता पाएंगे, आपने सरकार चलाई है, मैं उस स्तर पर तो नहीं रहा, लेकिन आपके सहयोगियों ने नगर निगम में चलाया है। तो सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। बेरोजगार जितनी लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे पास है, सबके सब सरकारी नौकरियों में समाहित हो सके, ये संभव नहीं हो सकता। क्यों साहब बराबर, कल आप भी अगर आपने सरकार चलाई है तो 100% एम्प्लॉयमेंट तो हर घर को नहीं दे पाएंगे आप, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने ये कहा माइंड सेट चेंज कीजिए। नौकरी रोजगार का एक साधन है, नौकरी ही रोजगार नहीं है। नौकरी रोजगार का एक साधन है, आजीविका का एक साधन है। नौकरी एक रोजगार है, नौकरी ही रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, नौकरी ही रोजगार नहीं, नौकरा ना। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जब हम जाते हैं। कंक्लूड। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब अभिनव कह रहा कंक्लूड करिए, विषय छेड़ा 25 साल का, और उस आदमी से बोले जिसने जिया है इस पहाड़ को, बचपन से लेकर आज तक जी रहा है। क्यों साहब? अभिनव ने कितना जिया मैं नहीं जानता। अरे रहना टिहरी में रहना और गांव में रहना में बड़ा फर्क है भाई। टिहरी भी शहर था हमारा, गांव का वासिंदा हो ना। टिहरी तो हमारे बड़ा शहर था ना, तो देखने गया था। टिहरी तो राजा हुआ, राजा की क्षेत्र था। मैं देखने गया टीवी में, नहीं कर रहा हूं मैं। एक बार यहाँ से स्पेशली टीवी देखने गया, कंक्लूड की बात करी तो सब मिलकर मेरे को अब झेलना फिर बुलाया हमको। तो भाई बात सुन, अब शेर को बुलाएगा तो दहाड़ तो सुनेगा, ये तो मत बुलाओ फिर मुझे साथ में। मैं तो यहाँ बैठता हूँ, अपने दिल की बात करता हूँ। क्योंकि ये चर्चाएं, मेरी आपत्ति क्या रहती है, ये सब चर्चाएं कराना, भाषण देना, एडिटोरियल लिख देना, ये अलग टाइप की क्लास है, ये अलग क्लास है जो इसी से चलती है। मैं उस क्लास का आदमी नहीं हूं। मैं उस क्लास का आदमी हूं जिसने अपनी मां को खेतों में काम करते देखा है, जो अपनी मां के कंधे पर चढ़ा रहा और मां बुराई करती रही। मैं उस क्लास का आदमी हूं जिसने गाय का दूध निकाला होगा, गोबर निकाला होगा, जिसने पढ़ाई भी की है तो खेती भी बहुत छोटे बचपन में की होगी। मैं उस फौजी की औलाद हूं जो 2 साल में बॉर्डर से घर आता था, और हमें उनकी शकल भी याद नहीं थी बचपन में। जब पिताजी आते थे तो माँ जी कभी तेरे पिताजी आ गए, तो हाँ पिताजी यही है। और उसके बाद जब चले जाते थे 6 महीने बाद शकल भूल जाते थे, बच्चे थे हम, कि पिताजी कैसे हैं। मैं उस क्लास का आदमी हूं। मैं गोष्ठी की क्लास का आदमी नहीं हूं, मैं मंचों का आदमी नहीं हूं। वो ठीक है, मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। आपने कहा आप एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है, मैं तो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूं। मैं बाई डिफॉल्ट आई एम पॉलिटिशियन। आप इतने बढ़िया एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, अभी तक एक्सीडेंट ही मार दिया। मैं बाई डिफॉल्ट आई एम पॉलिटिशियन, जो लोग मुझे पुराने मेरे इतिहास जानते हैं। मैं तो एक बच्ची के साथ बेविचार हो गया नेहरू कॉलोनी में, तो मैं तो पढ़ने आता बैठ के, मैं पढ़ने आया हुआ था, तैयारी करने आया हुआ था।
मैं उस घटना से जुड़ गया, करते 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 आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं। पता नहीं अच्छी लग रही है, नहीं जानता, लेकिन है मैं डिफॉल्ट आई एम पॉलिटिशियन अनुज जी, इसलिए मैं ऐसा हूं नहीं, बन नहीं पा रहा हूं, और उसके कारण मैं भुगत रहा हूं बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा आग्रह है, मैं आपके माध्यम से, जब आपने यहां पर बुलाई दिया है, हर दल अपने कामों का जिक्र करेगा, हर नेता अपने ये काम को बढ़ चढ़ कर बोलेगा, बताएगा, ये साबित करने की कोशिश करेगा मैं ही बेहतर हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं भटवी, ये उत्तराखंड किसी नेता की बपौती नहीं है, ये उत्तराखंड के नागरिकों का उत्तराखंड है। इसको अगर हमने छीन कर लिया है तो इसको बनाने की जिम्मेदारी भी अब हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, जो जहां बैठा है ईमानदारी के साथ इसके लिए काम करे, लोगों को आरोपित करने के बजाय स्वयं का कहीं ना कहीं आकलन करे कि मैं इसमें क्या योगदान कर रहा हूं, मैं कितना योगदान कर पा रहा हूं, इसका आकलन करे, तो मैं समझता हूं उत्तराखंड की दिशा बेहतर हो सकती है। ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। इतना कुछ हुआ है कि मेरी बहन पद्मश्री यहां पर बैठी हुई है, ये भी उत्तराखंड में हुआ है। ये अनूप जी 108 लेके आए थे, ये भी उत्तराखंड के बाद ही हुआ है। चलिए अनूप जी, तो नहीं हुआ क्या? आज अनूप नौटाल को उत्तराखंड जान रहा है तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ही हुआ है। ये सौरभ मैठानी मेरा गायक बनाया तो उत्तराखंड राज्य की देन है। हरीश रावत जी अगर मुख्यमंत्री बन पाए तो उत्तराखंड ने बनाया, चलिए। तो उत्तराखंड ने बहुत कुछ दिया है, बनने के बाद बहुत कुछ हुआ भी है, और बेहतर हो सकता है। इस ओर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सब अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभाएं। इसी निवेदन के साथ मैं अजय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया, हमारी बात सुनी, और मैं भाई साहब का धन्यवाद भी करूंगा, उनके बगल में मुझे बैठने का अवसर मिला है। क्यों है जब वैसे आप चीफ मिनिस्टर थे, मैं यहाँ पर मेयर रहा हूँ, और आपके सहमत भी हम लोगों ने बहुत काम किया, ठीक ठाक काम किया। जितना भी समझ थी, उतनी शक्ति थी हमारे पास, ठीक ठाक काम किया, और अभी भी अपने हिसाब से लगे कि हमसे बन पाता हम वो करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हाउस में जो हमारे बातें हुई, धन्यवाद चमोली जी। आपका चुनाव भी हमारे चयन पैनल ने इसलिए किया कि आप बेबाक हैं, और आपने यहाँ रहते हुए कई ऐसी चीजें बोली कि भ्रष्टाचार भी हम ही लोग कर रहे हैं। कोई नेगी, कोई रावत, हमारे बीच में से कोई आदमी होगा, और आपने कुछ आगे की, आपके हमारे लोग हैं, और आपने ये भी कहा कि उत्तराखंड को चलाने के लिए उत्तराखंडी होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बात करी। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा, हाउस में कुछ एक लोग हैं जो काफी समय से हैं, मेहंदी रत्ता जी, ये जरा उनको माइक दे दीजिए। मेहंदी रत्ता जी, एक सेकंड, एक सवाल मैं विनोद जी से पूछूं, मेरा मन भी कुलबुला रहा है इनकी बात सुन करके। एक बात बता दो यार विनोद जी, जब आप लोगों ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी कही दिया था, बोर्ड लगा ही दिया था, तो उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी में क्या दिक्कत है, वो तो कर दो। मेरे भाई साहब मेरे को सवाल तो नहीं करना चाहिए, तो आपने बोला है तो मैं बोल देता हूं। आपको क्या संदेह है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं है? तुम लोगों ने सवाल, भाई साहब ने सवाल किया यार, आप मुख्यमंत्री रहे भैया, तुम्हें तो परमानेंट संदेह रहे हर चीज में, मैं जानता हूँ। मुझको संदेह ये है कि जिस दिन से जब आपने जो मुझको जवाब दिया है उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ, इसलिए संदेह पैदा हो गया। जिस दिन से आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा, गैरसैंण में जो एसडीएम बैठता था अब वो भी नहीं बैठता, वो भी कभी कभी बैठता, तो तब से मुझे संदेह हो गया कि ये कैसा ग्रीष्मकालीन राजधानी है जहां कोई बैठता ही नहीं है। मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा, लेकिन एक बात मैं भाई साहब को बता दूं, जब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई थी, उसके बाद का मेरा भाषण आज भी रिकॉर्डेड होगा, और मैंने ये कहा
हमको भविष्य की संभावनाओं से भी उम्मीद रखनी चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में जब व्यवस्थापन सुविधाएं पूरी हो जाए तो ये भविष्य में अस्थायी राजधानी भी हो सकता है। ये मेरे भाषण का अंश है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद ऐसा जो डिक्लेयर हुआ, तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं अभी बहुत समय है, आगे बहुत सारी चीजें होनी है, तो मैं गैरसैंण के प्रति मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। आने वाले समय में कभी न कभी वो अस्थायी राजधानी भी बन सकती है, और हो सकता है वो काम भी हमारी बीजेपी करेगी। हाँ, चमोली जी से मेरा एक मिनट। चमोली जी, सरकार में इसलिए मेरा सवाल भी उन्हीं से है। 25 साल होने वाले हैं, हम बड़ा उत्सव मना रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, बहुत लोग मर गए, उन कईयों की तो लाशें भी नहीं मिली। ऐसे में हम इतना बड़ा उत्सव, हम बाहर से कॉमेडियन बुला रहे हैं, कितने सत्र करा रहे हैं। क्या ये उचित होता कि कॉमेडियन हमें बुलाना ठीक था? अदरवाइज उसके एवज में हम इसी प्रकार की गोष्ठियां उत्तराखंड को किस तरह होना चाहिए, जैसे अभिनव जी की सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। सरकार को बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुला के उनकी राय पर, इससे सब सरकार का भी भला होता और उत्तराखंड की जनता का भी भला होता। दूसरा एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आप नगर निगम के मेयर 2 बार रह चुके हैं, आप गांधी पार्क में देखिए 1959 का एक सुंदर सा गेट, आप तो कई बार गए ना, उस गेट की क्या हालत बना दी आपने देखी है? वो भी देखा नहीं देखा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं आपने, मैं आपसे, हाँ उसकी फोटो देख ली होगी। वो टॉयलेट की गेट की बोलो, इस तरह एक तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर को खत्म किया गया, और टॉयलेट की टाइलें लगा के कई लाख का बजट वहां पे खपा दिया गया। दूसरा, आपने, आपके जमाने में पैसे बजट नहीं था, लेकिन आपने बहुत अच्छे काम किए, मैं इसका अप्रिशिएट करता हूं आपको। लेकिन आज क्या हो रहा है, इतना पैसे होते हुए भी एक कैंटीन आपके जमाने में होनी थी, एक कैंटीन और बना रहे थे, वो तो चलो जन दबाव के बाद रुक गई। मेरा मतलब है 1,84,00,000 का बजट खपा दिया जा रहा है। आप जरा देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, बहुत अच्छी बात। आप ही के आप जानते हैं उन लोगों को जो 25 साल में जो आप कह रहे थे माली थे और करोड़पति, आप उनका भी खुलासा करिए। धन्यवाद। इतने सवाल जो सरकार में जो आपका कहना है कि सरकार ये 25वें साल पर जो आयोजन कर रही है उसमें इस प्रकार की गोष्ठियां हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं समझता हूं सरकार करेगी, ऐसा नहीं कि अभी तो शुरू हो रहा है ना। और इस बार हम लोगों ने 3 और 4 तारीख को स्पेशल सेशन बुलाया है इसी पर चर्चा के लिए। तो स्वाभाविक बात है कि जब हम सत्र में बैठेंगे तो इसमें सारा मंथन होगा, अभी तक की समीक्षा भी होगी, आगे का रोड मैप क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा होगी, और उसमें हम ही नहीं होंगे, सभी दल के यहाँ पर विधायक गण हैं तो सभी उस पर चर्चा करेंगे, तो उससे कोई ना कोई रास्ता हमको निकलेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि उस सत्र को संबोधित करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रपति 3 तारीख को आ रही हैं, तो थोड़ा उसकी गंभीरता को समझना होगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति का मूवमेंट हो रहा है और हमारे 25 साल हो रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। और इसके साथ आपके टाइम पर प्रणब मुखर्जी जी आए थे, उन पर ध्यान है। उसके बाद राष्ट्रपति 15 के बाद पहली बार आ रहे हैं। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का मूवमेंट भी इस बीच में होना है, ये जो 9 तारीख को लेकर। तो अपना एक बड़ा हमारे एक बड़ा माहौल है कि जो उत्तराखंड राज्य को बहुत कुछ आगे लेकर जाएगा, बहुत कुछ आगे के लिए उम्मीदें बनेंगी। तो वो हो रहा है। जो चर्चाएं हैं वो निश्चित तौर पर इस तरह की और भी चर्चाएं होंगी, और भी गोष्ठियां हो रही हैं, और सरकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक आपका जो गांधी पार्क वाला इशू है, मैं उसको मॉनिटर करता हूं, देखता हूं यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि मैं अब शहर में मैं मेयर रहा हूँ 2 बार, तो बहुत ज्यादा वहीं के मामले में इंटरफेरेंस वैसे बनता नहीं, क्योंकि मैं एक वहां से मैं निकल गया एज ए मेयर, मुझे टाइम हो गया। आप थोड़ा सा जवाब आ गया, एक गरीबों भी रहती है कि हमको बहुत ज्यादा वहां के मामले में हम हिस्सेत न करें, आपका जवाब थोड़ा रहता है, लेकिन पता करेंगे मैं क्या है, पता करेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमारे बीच में आनंद रावत जी हैं, वो कह रहे थे कि मेरे पे एक कॉम्पैक्ट सवाल है, खाली सवाल। आनंद भाई, मैं कांग्रेस में क्षेत्रीय सोच वाला व्यक्ति हूं, तो मेरा सवाल भी जो है पलायन से संबंधित और उस पर भी स्वास्थ्य
अब चूंकि ये 25 वर्षों का चिंतन है, तो जयदीप भाई ने जो स्वास्थ्य का सवाल किया था, तो स्वास्थ्य विभाग की तुलना हम दिल्ली से करते हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, और दिल्ली में 8 राजकीय मेडिकल कॉलेज है और उत्तराखंड में 7 राजकीय मेडिकल कॉलेज। तिवारी जी जब मुख्यमंत्री रहे तो एक मेडिकल कॉलेज बना हल्द्वानी का, खंडूरी जी ने श्रीनगर वाला, और हरीश रावत जी ने 5 मेडिकल कॉलेज बनाए, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, देहरादून और हरिद्वार, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए। और 2017 में केंद्रीय स्वास्थ्य नीति आई, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों में मेडिकल कॉलेज बनाएगी और केंद्रीय सहायता देगी। लेकिन 2017 के बाद से उत्तराखंड में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि आज भी उत्तरकाशी और हमारा जो चमोली और ये वाला जो एरिया है, यहां पे 2 राजकीय मेडिकल कॉलेज की नितांत आवश्यकता है। तो 2017 के बाद से अभी लगभग 8 साल हो गए। तो एक तो ये मेरा सवाल कि केंद्रीय स्वास्थ्य नीति के बाद से जो है उत्तराखंड में एक भी राजकीय मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना। दूसरा, अब 7 राजकीय मेडिकल कॉलेज बन गए उत्तराखंड में और 8 है दिल्ली में। दिल्ली में एम्स है तो उत्तराखंड में भी एम्स है। जयदीप भाई, दिल्ली के जो 8 राजकीय मेडिकल कॉलेज और एम्स है, वो लोग एक दिन में 3.5 लाख ओपीडी देखते हैं, जबकि हमारे राज्य में एम्स को मिलाकर के हम लोग 21,000 की संख्या पहुंचे हैं। आप लोग गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो कहा 3.5 लाख और कहा 21,000 की ओपीडी देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे राज्य में स्वास्थ्य नीति नहीं है। अभी तक ये मान्यता ही नहीं है कि किस आधार पर हम लोग सीएचसी का उच्चीकरण करके उसको उप जिला अस्पताल बनाएंगे। अभी हमारे चौखुटिया, क्योंकि मैं भी चौखुटिया के पास का रहने वाला हूं, तो चौखुटिया की जनसंख्या 25 से 30,000 के आसपास है और उसको जो है जनदबाव में उप जिला अस्पताल बना रहे हैं। जबकि वहीं पर ही लोहाघाट, जो 1 लाख जनसंख्या वाला विधानसभा क्षेत्र और 3 ब्लॉक को कवर करता है, वो भी सीएचसी है और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। तो लेकिन वहां के लोग आंदोलित नहीं है, जबकि वहां 1 लाख की जनसंख्या है। तो ये स्वास्थ्य नीति तय होनी चाहिए कि किस आधार पर हम लोग सीएचसी का उच्चीकरण करें। और मेरा मानना है अनूप भाई कि अगर स्वास्थ्य नीति बन गई तो फिर इस प्रदेश में फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4,737 करोड़ का बजट है अभिनव भाई, और 50% बजट जो है क्षतिपूर्ति में जाता है। यानी मतलब आयुष्मान कार्ड के जो मरीज जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने को दिखाते हैं, तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल को क्षतिपूर्ति में जाता है। तो एक बड़ा अंश जो है हमारा क्षतिपूर्ति में जाता है। तो जो आप स्वास्थ्य नीति बनाएंगे, उस स्वास्थ्य नीति को भी, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया कि आप पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व के मंत्रियों को भी बुला करके जो है एक स्वास्थ्य नीति बनाए। मेरा अपना सुझाव है, जैसे उत्तराखंड की संरचना हमारे शरीर की भांति है। हमारे शरीर में एक वेगस नर्व होती है अनूप भाई, और वो वेगस नर्व सबसे बड़ी नर्व होती है। हाँ, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है ये। वेगस नर्व होती है जो शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है, जो हमारे लीवर, किडनी, हमारे सारे सेंसेस को जोड़ती है। तो उसी तरीके का जो है हमारा उत्तराखंड की संरचना भी है। गोपेश्वर से चला हुआ व्यक्ति सीधे रास्ते से जो है ऋषिकेश पहुंचेगा, उत्तरकाशी से चला हुआ व्यक्ति सीधे ऋषिकेश पहुंचेगा, पिथौरागढ़ से चला हुआ टनकपुर के रास्ते सीधे रुद्रपुर पहुंचेगा, और अल्मोड़ा से चला हुआ व्यक्ति सीधे हल्द्वानी पहुंचेगा। तो इसी तरीके से वेगस नर्व को समझते हुए हरीश रावत जी ने पिथौरागढ़ में और अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। अब जो स्वास्थ्य नीति भी आप बनाएंगे, उसको भी, स्वास्थ्य नीति की तो बात करो, स्वास्थ्य नीति की तो बात करो कि किस तरीके से बनाना है करके, तो उसको भी इसी तरीके से, एक तो सीएचसी का आप लोग किस तरीके से उच्चीकरण करेंगे वो मानक तय करें। दूसरा जो है आप लोग जो और 2 मेडिकल कॉलेज जो संभावना मैं देखता हूं, तो उसको आप लोग किस तरीके से बनाएंगे, इस पर भी आप लोग को चर्चा करनी चाहिए। आपने स्वास्थ्य सेवाओं पर बात की, पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। केंद्र ने एक नीति बनाई थी कि हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। क्यों सर? ये जो मेडिकल कॉलेजों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये केंद्र से पोषित हैं और केंद्र की नीति के आधार पर बन रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का केंद्र का तय है। कई जगह इसलिए नहीं हो पा रहा कि कई जगह लैंड इशूज है, तो शॉर्ट आउट नहीं है। तो ये भी एक, जैसे हरिद्वार का मामला था, पहले बार बार उनका चलता था, वो जो पूर्व महाप्रसाद मंत्री है राकेश जी का,
तो फिर बाद में ये शॉर्ट आउट हुआ आप जिला चिकित्सालय बना देंगे भगवानपुर में, और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है हरिद्वार में। तो जितने जिले हैं ये सब के सब मेडिकल कॉलेज से आच्छादित होने हैं, आच्छादित होने हैं। जहां तक पीएचसी और सीएचसी की बात है तो इसको उचित करने के ऑलरेडी सरकार के मानक है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, पूछिए ना, आप बताएंगे कि कितने कितने पर क्या होना चाहिए, आपको मालूम? मानक में ब्राह्मण चर्चा करते हैं उसके होने से, हाँ यह हो सकता है कहीं पर अगर नहीं हो पा रहा मानक के हिसाब से तो वहां के विधायक को विषय रखना चाहिए, नहीं रखते हैं सारा, और विषय आगे बढ़ना चाहिए, तो सरकार उसको भी पूर्ति करेगी, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं करेगी। मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है बात बताऊं मैं, अभी एक मसला चल रहा है, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं यहाँ से, आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित कहाँ है उसको समझिए। आपकी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित इसलिए हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है। आप कभी इसकी बारीकी में जाइए कि हमारे पीसी बनी जगह जगह सीसी है, लेकिन हमारे डॉक्टर से जो इसके स्वास्थ्य कर्मी हैं वो वहां बैठने को जाने को तैयार नहीं। 2 डॉक्टर अपॉइंट किए थे, उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, लोगों में एजिटेशन हो रहा है, लोग पैदल आ रहे हैं। सरकार की नियत साफ है डॉक्टर्स को अपॉइंट करें, लेकिन नहीं, मैं जनरल बात बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि तथ्यात्मक है कि हम डॉक्टर्स को उन जगहों पर भेजना चाहते, प्रयास कर रहे हैं, हमने बैंक भी भरे हुए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज हमको डॉक्टर मिल गए वैसे हम भेज रहे हैं, लेकिन हमारी पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हमारे टीचर्स और हमारे डॉक्टर्स ये पहाड़ों में सेवा देने से कतराते हैं। आप उस मूल विषय पर जाइए ना कि ये लोग वहां नहीं जा रहे हैं, इनको भेजने में बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमको जवाब बहुत दिक्कत आ रही सर, जवाब मिल गया। अगला द्वारिका बेस जी हैं, आप राज्य आंदोलनकारी भी रही और सामाजिक कार्य, और खाली सवाल प्लीज। हाँ, आप हम लोग सब साथी ही हैं आंदोलनकारी, और कभी मैंने थोड़ा सा डांटा भी था तो बहुत जल्दी बच्चे की तरह रो पड़े थे आप, तो ऐसा भी है, और हम सब भी साथी हैं। तो मैं सबसे पहले जो है अभिनव और अनूप जी को जो है बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि आपने इस चीज़ का जो है वो किया, ठीक है, अभिनव का, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये कहना है, ठीक है, आपने जो है आपने सही प्रश्न पूछा कि पहाड़ों में जो है मेडिकल कॉलेज, अरे मेडिकल कॉलेज किसके लिए बनेंगे? वहाँ आपका लमगांव में जाइए, बहुत बड़ा आपने स्ट्रक्चर बना रखा है वहाँ पे, लेकिन आपने सही बोला कि डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, एक कंपाउंडर है, वही डॉक्टर बना हुआ है, वही नर्स बना, वही दवाई दे रहा, वही सब कुछ। जब जच्चा जो है, जच्चा का जो है वो कुछ नहीं पता, तो उसको जो है रेफर करना चाहिए, लेकिन उसने वहीं पर सब कुछ करके जो है उसे मार दिया। आप बताइए, पिछले साल की बात है, ये टेहरी में जो है मैंने बहुत ज़्यादा इसका जो है एजिटेशन भी किया था। तो जब उन लोगों को जो है थोड़ा उसके बाद, पहले तो कुछ नहीं किया, फिर बाद में जब किया तो वहाँ दीक्षित डीएम थे, तो उन्होंने जो है उन बच्चों, क्योंकि उस औरत की, उसकी यंग लड़की 25 साल की लड़की, उसकी 2 इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ, उन्होंने जो है कहा कि भाई ये आदमी का तो वो शादी कर ले। मैं एक मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मेरी दर्द है मेरा ये। और उन्होंने जो है उनकी लड़कियों के नाम से 2-2 हजार पर मंथ जो है, हाँ क्वेश्चन है, मैं यही क्वेश्चन पे ही मैं आ रही हूँ, मैं क्वेश्चन पे ही आ रही हूँ। तो 2-2 हजार रुपए पर मंथ जो है उन लड़कियों के नाम से जो है देने को कहा कि 18 साल। लेकिन अब जो है वहां पर उन्होंने मना कर दिया है कि आपका लिखित कहाँ है। यस, मैं क्वेश्चन ये आपसे पूछ रही हूँ कि ये लिखित का क्या मतलब है? इतना वहां पर जो है आंदोलन हुआ, इतना एजिटेशन हुआ, डीएम ने लिख के दिया, स्वास्थ्य तो क्यों नहीं है? आप इस तरह से जो कब क्या करेंगे आप इसके लिए? ऐसा करिए, कोई पर्टिकुलर केस है तो मुझे लिखित मिलवा दीजिए। अच्छा ठीक, दूसरी तो मैं फिर बात करूंगा ऊपर ना। क्वेश्चन ये है कि क्या हाँ, मेरा क्वेश्चन एक और भी है, क्या ये उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया कि ये शराब खाना बन जाए? ऋषिकेश, क्यों ये शराब जगह जगह पे जो है शराब? मेरा बस चले तो मैं उत्तराखंड को शराब बंद कर दूं, बस ठीक हो गया। मैं बहुत इस बात से बहुत नाराज रहता हूँ, मैं शराब का बहुत घोर विरोधी हूँ, और मेरा बस चलेगा तो उत्तराखंड में शराब बंद हो जाएगी, आप चीज आएगी। हो गया उन्होंने कह दिया मेरा बस चले तो मैं बंद कर दूं, मुख्यमंत्री बनवा दो, आप कल परसों पकड़ते हैं। काम बंद कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं कल ही पकड़ते हैं इनको, आज शाम को शपथ कराओ। हाँ, उस मामले में अनूप नौटियाल जी वो खुद ही एक सवाल पूछना चाह रहे हैं।
भाई साहब, मैंने एक आरटीआई लगाई, मैं काफ़ी आरटीआई लगाता रहता हूँ, तो ये आरटीआई लगाई थी डिजास्टर यूएसडीएमए से, और उसमें पहला सवाल ये था कि उत्तराखंड राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है। तो मुझे आरटीआई में लिखित जवाब आया है कि ये अभी विषय जो है विचाराधीन है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, तो मैं जानकारी भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, कि जो इतना बड़ा आपदाग्रसित राज्य है उसको लेकर के, क्योंकि संवेदनशीलता तो आपको पता ही है मोस्टली सिस्टम और सब जगह मर चुकी है, लेकिन चूंकि आपसे उम्मीद है इसलिए मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। आप कहेंगे तो मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में एक लेटर भी दे दूंगा कि आप प्लीज मदद करवाइए कि उत्तराखंड राज्य में एक डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी बने, वो खाली कागज पे ना हो, वो क्रियान्वित हो। पहली बात ये। दूसरी बात भी संक्षेप में बोलूंगा कि जो हम अभी वर्तमान में जो पूरा डेवलपमेंट का मॉडल अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हाँ सर, मैं ये शेयर कर रहा था डेवलपमेंट मॉडल की, कि हम पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी डेवलपमेंट देख रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट हम देख रहे हैं। और अब जैसे कोई भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो इसके चक्कर में हजारों पेड़ जो है वो भी काटे जा रहे हैं। देहरादून की बात करें 25-30 हजार पेड़ कट चुके हैं, प्रस्तावित 40-50 हजार पेड़ हैं। मसूरी के नीचे टनल बनाने की बात हो रही है। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर आपको पता है 26 किलोमीटर की बात हो रही है। मुझे वन विभाग के कुछ लोगों ने आकर कॉन्फिडेंशियली बताया है कि आगे मैक्स से डाइवर्जन तक 500-600 पेड़ों को और काटा जाना है सड़क चौड़ीकरण के नाम पे। तो ये जो हाँ, तो ये मैं एक बड़ी तस्वीर आपके समक्ष पेश कर रहा हूं और ये सवाल उठा रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो पूरा हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड डेवलपमेंट का जो रास्ता उत्तराखंड ने लिया है, बनस्बत जो सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं हेल्थ केयर के, एजुकेशन के, उनको इग्नोर करके जो फोकस है वो इस तरफ जा रहा है। तो इस पर भी अगर आप प्लीज आप सोचेंगे तो प्लीज, दैट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू। मेरा ये मानना है, जो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की है, 3 ऐसी चीजें इस प्रदेश के अंदर जो हर वर्ष होता है, जिसको मैं एड्रेस करता हूं बार बार। एक तो आपदा, यात्रा और वनाग्नि। जो भाई साहब 3 ऐसे फीचर्स हैं इस प्रदेश के जो हर वर्ष होने उनको आप रोक नहीं सकते। तो इसके लिए मेरा भी ये मानना है, जो बात चिंता आपकी मेरी भी है, कि हमको लगातार इसके लिए प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है। ये नहीं कि जब आपदा होगी उसके बाद हम भाग रहे हैं। तो लगा जाए वनरेबल प्लान से पहले ढूंढ लें, उसका समाधान निकालें, इसका सेफ्टी ऑडिट करा लें कि भाई कहाँ आगे प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ हमको लोगों को शिफ्टिंग करनी है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रदेश के अंदर चलना चाहिए अगर आपको लोगों को बचाना है। दूसरा, इसमें एक समस्या और है जिस पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। आपको ध्यान देगा भाई साहब ने एक हम लोगों ने जिला प्राधिकरण बनाए थे, और जिला प्राधिकरण इसलिए बने थे कि ये जो नियोजित निर्माण जगह जगह हो रहा है, लोग भी तो कर रहे हैं सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, और बाद में इस तरह के घटनाएं घट रही हैं, तो उसको नियंत्रित करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। पूरे उत्तराखंड के अंदर बवाल मच गया था, लेकिन उसको होने नहीं दिया। जोशीमठ की घटना आपके सामने कि जोशीमठ धस रहा है, लोगों ने कहा इसके साथ जो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी वो कम है, पब्लिक ज्यादा। अब उनमें लोगों को चिन्हित किया गया, मुआवजा भी तय किया गया, आप यहां से शिफ्ट करिए, दूसरी जगह चलिए। क्या लोग जा रहे हैं क्या? मेरा ये मानना है कि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि उत्तराखंड के नागरिकों को सोचना पड़ेगा कि उनकी जान माल की रक्षा के लिए अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है तो कॉपरेट करना पड़ेगा। मुझे याद है ना 2000 में ये समय जब यहाँ सभासद था विनोद जी, मैं आप बात बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन जहां है प्राधिकरण, टिहरी वाला प्राधिकरण एग्जिस्ट कर रहा था, पौड़ी वाला भी, और जो हालत उन्होंने ऋषिकेश से कोडियाला तक गंगा की कर दी है, गंगा के दोनों किनारों की, यदि यही प्राधिकरण कर रहे हैं, कहां से मल्टी स्टोरी जो है होटल्स और बिल्डिंग बनाए, जो हाई राइज वो कर दिए है, खड़े चारों तरफ जो है गंगा को मार रहे हैं। तो यही यदि प्राधिकरण है जब तो नहीं, पर ये पॉलिसी गलत है ऐसा नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो है। अगर हमने कोई बायलॉज बनाया, कोई नियम बनाया, उनका पालन अगर नहीं हो रहा है और उसको धरातल पर नहीं लाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो है, ये गलत एडमिनिस्ट्रेशन की है।
मैं इसको दूसरे एंगल से मानता हूँ। मैं इसको मैं एक बात बता रहा हूँ, हम जब सभासद थे नोटा जी, मैं बताऊँ, इस नगर पालिका में मेरा ही रेजोल्यूशन है, मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि दिलाराम बाजार से ऊपर कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये बात करो ना 94 से पहले की, ये नगर पालिका का प्रस्ताव है सर। आज हालत ये गई, मशीन पर कंस्ट्रक्शन चल रहा, आप देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, आप बिल्कुल सही लाइन पर बात कर रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर इसको कैसे रोका जाए। नहीं रुकेगा तो ये सरकार, नेता और सिस्टम ये मिलकर के ये उसी ही दिशा में चलना चाहते हैं। ये ठीक है, आपकी बात आ गई। नॉर्मल पब्लिक परसेप्शन है कि इन चीजों में कमीशन मिलता है मोटा, इसको बड़ा क्रूड वे है। निश्चित तौर पर इसको थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री जी से गंभीरता से लेना पड़ेगा, विधानसभा में कैसे करके इसको जो एक हमने सर तय किया, आपको फाइनल डेवलपमेंट चाहिए। आप लेट आए, सवाल है बहुत बड़ा, सवाल नहीं वो नहीं थोप रहे। सुनिए, मैं जो इस हाउस में पहले सेशन में नहीं थे, आप दोनों पहले सेशन में नहीं थे, ये तय हुआ है हम लोग एक पैनल बनाएंगे और किशोर भाई ने कहा कि वो सीएम साहब से टाइम लेंगे। विधानसभा जो आपका राष्ट्रपति जी आएंगे अभी, उनका जो सेशन होना है उससे पहले टाइम होगा। मैं अनूप भाई जो भी हम लोग मिलके आपस में, कुशल बसंती जी, हम लोग जाएंगे और उसमें आप हमें टाइम दिलाएंगे। आपको भी हम बोल रहे हैं, किशोर भाई ने कहा मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा बिफोर जो ये 3 या 4 नवंबर को आपका सेशन है देहरादून में, उससे पहले हम लोग मिलेंगे। करेक्ट अनूप भाई, हम मिलेंगे, हम अपने एजेंडा, इतनी बात तो नेचुरली वहां 2, 4, 5 घंटे बात होगी नहीं, हम एक एजेंडा प्लान बना लेंगे। वो एजेंडा प्लान हम चाहेंगे आप भी उसको एंडोर्स करें, किशोर भाई भी हो, आप लोग सरकार के लोग हैं और मुख्यमंत्री जी से बात करें, उस पर एक विस्तृत चर्चा हो, विधानसभा में हो, कांग्रेस की तरफ से हमारे जितने विधायक हैं वो भी इस पर डिस्कशन करेंगे। एक स्टेट प्लान एक आना चाहिए आगे 25 साल कैसे। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं, कोई कह रहा हमारे यहाँ बंदर नहीं आया, कोई कह रहा हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है। आगे 25 साल की एक होलिस्टिक अप्रोच हमारे स्टेट की कैसी होनी चाहिए, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी करे, कांग्रेस करे, यूकेडी करे। मतलब शांति भाई, इसमें आपका भी मैं इनपुट चाहूंगा, आप भी थोड़ा लेट आए। तो इसमें जो अनूप भाई ने सेशन मॉडरेट किया था, ये बात निकल के आई थी। मुझे लगता है हाउस का अगर मेरे को इसमें हाथ खड़ा करके जो चाहते हैं कि ऐसी बात हो और हम सब, हाउस भी आपके साथ है, तो हाँ, तो मैं आपको दूंगा इसमें। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि लिखित में हम देंगे और फिर आपका है ये ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे अगर उपलब्ध करा देंगे तो हाउस में 3 और 4 तारीख को चर्चा होनी है, तो मैं उसको चर्चा में उस विषय को ले लूंगा आपका, तो वो हाउस में भी आ जाएगा ना सर। ये मेरे को दे देना, ठीक है। तो इसी तरह विचार आएगा यहाँ पर। थैंक यू। अब हम ये सेशन क्लोज कर रहे हैं। हम ये सेशन, आप लोगों ने अपना इतना समय दिया और अच्छे बुरे हमारे सारे सवालों को हम एक सेशन की फोटोग्राफ लेंगे और हमारे मोमेंटोस, मैं चाहूंगा यहाँ पे हमारे बीच में मातृशक्ति द्वारिका बीच जी हैं, वो भी एक करके आ जाए। हो गया आपका सवाल, अब हमारा क्लोज हो गया। अब इसके बाद मेरा कुछ नहीं है। मोमेंटोस, दीपक की बात सर, आपको मोमेंटोस आप आ जाइए, द्वारिका जी के आप भी आ जाइए। कृपया तालियां बजा दीजिए जो हमारे सेशन के स्पीकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। किसको देना है? किसको देना है? आपको दिया हमने आपको दिया है। आपके लिए ये आपने देना था, अब आप इनको देंगे, इनको दे देंगे। आप ऊपर से आ जाइए, ऊपर से आ जाइए, ऊपर से आ जाइए। विधायक विनोद चमोली जी, द्वारिका बीच जी राज्य आंदोलनकारी हैं, इन्होंने जो स्पीकर है सबको दे रहे हैं, आपको भी देंगे। यूकेडी के हमारे उपाध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी अच्छा बोलते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी मतलब बहुत संघर्षशील आदमी है और हमेशा इनका मेरे लिए बहुत सम्मान है। ये भी कहीं बाहर पौड़ी में या कहाँ क्षेत्र में थे, ये भी आज सुबह चल के हमारे बीच में पहुंचे। और
मैं चाहूंगा सर, आप लोगों की सबने बातें सुनी है, कम से कम सेशन स्टार्ट करके थोड़ी देर सेशन करके उसके बाद मेरा बहुत काम है। तूने तो अपना काम कर दिया। अरे इनका भी तो है और लोग भी हैं। सर आप बैठिए 10 मिनट।